मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए बाजार और दिन के निचले स्तरों के करीब होता कारोबार। बड़ा सवाल है कि साल के आखिरी 1.5 घंटे में गिरावट थमेगी, रिकवरी आएगी या फिर आज दिखेगा दबाव। ऐसे में क्या हो आपकी आज की बचे हुए 1.5 घंटे की रणनीति और साथ ही क्या करें आप अगले हफ्ते की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। थोड़ा पार्टी एटमॉस्फेयर जो सुबह था वो इस समय मिसिंग है, बट कोई बात नहीं, अब अनिल जी हैं और बाजार का मूड सुधारने का काम अब सर आपके कंधों पर ही है। इस पूरे साल रहा है, आज भी रहेगा। चलो अच्छी बात है, आपने सर से कंधों पर डाल दिया। मुझे लगा आपके सर पर है, सर से कंधों पर आया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ आखिरी 1 घंटे में कुछ रिकवरी देखने को मिले, लेकिन कमजोरी थोड़ी सी आई जरूर है। इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। फिलहाल सीमित दायरे में कमजोरी के साथ निचले स्तरों पर बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 18,175 के आसपास निफ्टी है, 43,000 के लेवल के बेहद करीब आपको आता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 61,000 के करीब है। थोड़ी सी गिरावट जो ज्यादा है वो बैंक निफ्टी में दिखेगी आपको 250 पॉइंट के आसपास। सरकारी बैंक मजबूत है, प्राइवेट बैंक्स में है बिकवाली। एफएमसीजी शेयरों में सेलेक्टिवली दबाव आपको नजर आएगा, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर है सरकारी कंपनियों के शेयर। किसी की और बढ़े न बढ़े, सरकार की नेटवर्थ जरूर बढ़ रही है इन सरकारी कंपनियों में अच्छे उछाल के दम पर। रियल एस्टेट शेयर भी मजबूती दिखा रहे हैं। मेटल और आईटी शेयर जो आमतौर पर कमजोरी में आगे रहते हैं, आज थोड़ी रिकवरी के मूड में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर बदलते हुए मूड के साथ थोड़े बेहतर हैं। कमजोर इंडाइसेस का ज्यादा असर यहां पर अभी तक है नहीं। डाउ फ्यूचर्स यहीं से आ रही है गिरावट और लगभग अब डाउ फ्यूचर्स आपको 100 पॉइंट नीचे नजर आएंगे और इन्हीं के दम पर भारतीय बाजार भी ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखे। ये आपके लिए अब तक का रुझान। यूरोप के बाजार जो खुले हैं 0.5% कमजोर आपको नजर आएंगे। तो ये ओवरऑल अब तक का परफॉर्मेंस आपके लिए जीती। तो ये आपके लिए इस समय की बड़ी बातें हैं। सर हुआ क्या है, क्योंकि थ्रू द डे हम देख रहे हैं, एक तो ये ग्लोबल मार्केट्स फिर से मूड खराब कर रही हैं। एक दिन के लिए अच्छा करा मूड, अब आप फिर से खराब करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, हमने देखा कि बाजार भी अच्छे गेंस के साथ खुले, बट वहां से फिर ऊपर नहीं गए। जो ओपनिंग हाइस थे उसके आसपास ही बाजार रहे और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ रहे। कोई ऐसी बड़ी गिरावट स्क्रीन पर नहीं दिख रही है, बट ये जो सस्टेन्ड वीकनेस आ रही है, कैसे देखें इसे? 2 कारण है दीप। एक तो कल मंथली एक्सपायरी के दिन आखिरी 1-1.5 घंटे में शॉर्ट कवरिंग की वजह से भारतीय बाजार काफी पहले ही भाग चुके थे और थोड़ा बहुत अंदाजा अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन का था भी, क्योंकि उससे ठीक 1 दिन पहले परसों अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार में अच्छा खासा नुकसान था और उस हिसाब से हमने कल फर्स्ट हाफ पूरा दबाव में बिताया था। तो जितने कमजोर कल होने चाहिए था भारतीय बाजार, उसके विपरीत डे हाई पर जाकर बंद हुआ, उसमें भी शॉर्ट कवरिंग ज्यादा थी। तो अब आज आपके लिए शॉर्ट कवरिंग नहीं, फ्रेश खरीदारी का सहारा चाहिए और फ्रेश खरीदारी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से थोड़ी सी गायब है। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, छुट्टियों का माहौल है, रिटेल थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में है। सोमवार से आपको एक्शन पूरा लौटते हुए दिखेगा और इन सब के साथ साथ अगर डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सुस्ती और कमजोरी के संकेत बढ़ाते हुए दिखे तो फिर आपके लिए ऊपर के लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। 17,775 का लो बनाकर आप लगभग 18,300 के आसपास पहुंचे हैं। करेक्ट। सो एक तरफा आप लगभग 500 पॉइंट की तेजी दे चुके हैं और उसके बाद थोड़ा सा अगर बाजार यहां वक्त बिताए तो गलत नहीं है। आई थिंक अभी भी कोई खास चिंता की बात नहीं है। अच्छे सपोर्ट जोन में बाजार पहुंच रहे हैं। पहला सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए जो है दीप, वो है यही जहां पर आप अभी हैं, 18,125 18,175। सो इसलिए कोई खास चिंता की बात नहीं है। एक रनिंग करेक्शन है 18,300 के आसपास से 18,125 तक आ जाते हैं तो कोई खास 150 पॉइंट 125 पॉइंट कोई बड़ी चीज नहीं है। बैंक निफ्टी कल ही आपने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से आप 43,000 को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग है, 43,000 के ऊपर का आपको न सिर्फ एक ब्रेकआउट दिया बल्कि क्लोजिंग भी दी। अगर आज जहां पर बैंक निफ्टी अभी है 43,000 के आसपास यहीं पर बंद हो जाता है, यह भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आपको याद होगा सुबह जब हम बात करते थे कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन काफी दूर आ रहा है, 42,850 925 के आसपास, तो आप कह भी रहे थे बहुत दूर नहीं है। उनका दूर तो है, लेकिन बैंक निफ्टी में आजकल कोई भी लेवल नीचे और ऊपर का दूर नहीं होता। कब नजदीक हो जाए पता नहीं चलता। तो उस रेंज में तो अगर आपको 42,850 925 उस रेंज में 700 के आसपास, बेसिकली 42,700 से 42,925 वो रेंज है जो आपके लिए खरीदारी की अच्छी जगह है। इस रेंज में आता है तो खरीदना है। निफ्टी भी आपके लिए 18,125 के आसपास मिले तो खरीदना है। तो लोअर लेवल पर अगर आपने ऊपर में बेचा नहीं है तो अब नीचे में खरीदारी का मौका ढूंढना है। आराम से धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। अगले हफ्ते के लिए कोई चिंता की खास बात है नहीं। थोड़ा बहुत यूएस हो सकता है आज हल्का रहे, ढीला रहे। सोमवार को बंद है। सोमवार को अमेरिका बंद रखा है ना आपने? सब बंद है, हम ही खुले।
मेजर मार्केट मतलब नए साल पे आप कुछ ना कुछ तकलीफ तो देंगे ही मेंटली। बिल्कुल। अभी कुशल बताएंगे कौन कौन से बंद बाजार। ये क्या बात हुई, मतलब वैसे तो हम हर साल नए साल पे अकेले हमारे बाजार होते जो खुले रहते हैं, ठीक है। इस बार संडे तो खोल नहीं पा रहे हैं जो लोग खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें खुशी का मौका ना मिले या हमारा दुख बरकरार रहे, इसलिए बाकी ग्लोबल मार्केट्स बंद रहेंगे। यस सर, सोमवार को। वैसे ये बात सच है, एटलीस्ट यूएस और यूके के लिए सच है कि अगर उनकी कोई भी शेड्यूल्ड लीव वीकेंड पर आती है तो फिर अगला दिन या तो फ्राइडे या मंडे छुट्टी होती है उनकी। ऐसा है, ये पहले भी मैंने नोटिस किया है। अच्छा, जैसे उनका इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई है, तो 4 जुलाई अगर सैटरडे संडे को आ रहा है, ऐसी पॉलिसी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये बात है। चलिए, तो उम्मीद करें कभी न कभी दीप अपने जीवन काल में इस तरह की योजनाएं यहाँ भी लागू होते हुए जरूर देखेंगे। फॉलो करेंगे। आप चलाइए मुहिम, सपोर्ट चलिए, करेंगे। ठीक है, जो खुले है फिर भी हम तो इस बार शिकायत नहीं है दीप। एटलीस्ट मिल तो रहा है वीकेंड। खाली एक नुपुर का छोड़ दें, जिनको दिवाली से बहुत शिकायत है, बाकी बट बाकी तो हमें तो कोई शिकायत नहीं, ठीक है। चलेगा। पहली तारीख को छुट्टी है ना, कोई बात नहीं, ढंग से मना लेंगे। एटलीस्ट वीकेंड तो मिल रहा है एटलीस्ट। ठीक है, चलिए, ये बाजार की बात थोड़ा निचले स्तर पर है, बट सपोर्ट के आसपास है, तो देखते हैं सपोर्ट बाजार होल्ड करते हैं कि नहीं। आइए, जैसा हम बता रहे थे, कौन कौन से बाजार बंद रहेंगे, साथ ही और कौन से ट्रिगर्स हैं, ये जान लेते हैं कुशल के साथ, और फिर नुपुर बताएंगे खबरों वाले शेयर्स। कुशल बताइए ट्रिगर्स। हाँ, तो ये बाजार बंद होने वाली न्यूज़ सबसे लास्ट में बताता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतना डिस्कशन हो चुका है उसके बारे में। सबसे पहले आज के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक ये फोकस में रहेगा। यहाँ पर आप 250 करोड़ रुपए करीबन पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है। साथ ही वेल्समन एंटरप्राइजेज शेयर बायबैक और अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करता हुआ दिखेगा कल के दिन में। इनफैक्ट 1 जनवरी यहाँ पर फोकस रखिए। यहाँ पर हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देशों से आने वाले, भारत में आने वाले जो भी यात्री हैं उनका RT-PCR टेस्ट ज़रूरी होगा। ऐसे सरकार ने गाइडलाइंस ऑलरेडी पास कर दी है, तो 1 जनवरी से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। साथ ही ऑटो कंपनियां अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगी। मैंने बताया भी था लिंक करके आपको कि 5-6 ऐसे ऑटो कंपनियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है, और कुछ एक कंपनियां यहाँ पर और भी अपने प्राइसेस इंक्रीज करते हुए दिखेंगी। दिसंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी दिसंबर आंकड़ों में आज इस बारी बेहतर प्रदर्शन करती है। 2 जनवरी सोमवार को टानला प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर इसका बायबैक बंद होगा। एंड ऑफ कोर्स 13 ग्लोबल मार्केट्स ये बंद रहने वाले हैं 2 जनवरी को, जिसमें US, UK, जापान, हांगकांग और चाइना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट्स में ये बंद है। तो लगभग सारे बड़े बाजार ही बंद रहेंगे, कुछ बड़े संकेत तो नहीं आने वाले उस दिन। ठीक है, चलिए, हमारे बाजार खुले, ये आपके लिए गारंटी है। मॉर्निंग नुपुर बताएं क्या कह रही हैं खबरें। आफ्टरनून पर सॉरी, अभी मैं भी नेक्स्ट डे के मूड में आ गया। बताएं क्या है खबरें। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले FMCG स्टॉक्स आज फोकस में, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती दिखी है कि इंडोनेशिया में 1 जनवरी से जो पाम ऑयल है उसका एक्सपोर्ट घटा दिया जाएगा। फिलहाल जो घरेलू बिक्री का 8 गुना एक्सपोर्ट होता है वो घटाकर 6 गुना कर दिया जाएगा। तो सारे के सारे FMCG स्टॉक्स आज फोकस में। NTPC जहाँ सोलापुर का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसका कमर्शियल ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। 10 मेगावाट की क्षमता है इस प्लांट की। IDBI बैंक भी आज फोकस में, क्योंकि IDBI म्यूचुअल फंड और LIC म्यूचुअल फंड के भी ट्रांसफर करार किया गया है, जहां पे IDBI म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो LIC म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। HPL इलेक्ट्रिक भी आज फोकस में, क्योंकि स्मार्ट मीटर सप्लाई के लिए कंपनी को करीबन 162 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज आती दिखी कंपनी के लिए। और ब्लॉक डील से IOB जहां पे 40 लाख शेयर्स के कई ज्यादा सौदे आज सुबह से होते हुए दिखे, और PNB जहां पे 20 लाख शेयर्स के आज कई ज्यादा सौदे दिखे सुबह से। तो खबरें तो कुछ ज्यादा है नहीं, 1-2 बल्ड डील्स हुई हैं और छोटे मोटे ऑर्डर विंस आपको आते हुए दिखे हैं, बट हमारे सारे मेहमान हैं तैयार। हफ्ते का आखिरी दिन है, साल का आखिरी दिन है, बट सीरीज का पहला दिन है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर दिख रहा है, इवन दो इंडेक्स सुस्त है इस समय। बिल्कुल, तो आइए स्वागत करते हैं कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सिमी जी, मोदी जी, हिमांशु जी और शरद अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आखिरी 1.5 घंटे का सेशन बचा है। दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अच्छा कारोबार आज के सेशन में होता दिख रहा है, या तो मजबूती की तरफ है या फिर कमजोरी की तरफ है, यानी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कहीं कोई कमी है नहीं। सुमित जी, चार्ट देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक है, ये वही स्टॉक है जिसका जिक्र आपने आज ग्लोपर्स में किया था, तो जरा इसके चार्ट पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी, IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ से ऊपर का मूव ही दिखाएगा। स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक वैसे भी पिछले 3 से 6 महीने के अंदर एक लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है।
स्टॉक के अंदर अब लास्ट 15-20 दिनों में करेक्शन के बाद वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम हुआ है। 60 रुपए के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिनों में या फिर नए साल में 65 रुपए तक के लेवल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डीप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। 8 से 10% का मूव जल्दी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। रोटेशन हो रहा है स्टॉक्स में। निफ्टी अब वापस रिकवरी के मूड में आपको आते हुए दिख रहा है। हल्की हल्की मूव आपको निचले सिरों से निफ्टी में आ रही है। बैंक निफ्टी भी 43,100 पे आ रहा है। फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन तीनों में आपको अच्छी मूव आ रही है। बंधन, आरबीएल ये भी मूव करे। तो मिड कैप बैंक्स, मिड कैप फाइनेंशियल्स, ये है कुछ काउंटर्स जहां पर आपको थोड़ी सी रिकवरी के आसार दिख रहे हैं। फेडरल बैंक इन पर्टिकुलर अच्छा दिख रहा है, 2% ऊपर आया इस समय। बट श्रीराम फाइनेंस, इस पर अच्छी मूव आ रही है। सुबह भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे और वहां से देखिए और आपको ऊपर आते हुए दिख रहा है। हिमांशु, जरा एक बार श्रीराम फाइनेंस की चार्ट एक बार फिर से देखें सर। सुबह भी हम बात कर रहे थे, 5% ऊपर हो गया, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और वायदा कारोबार का सुबह से ही टॉप गेनर है। जी जी दीपांशु, एक सेकंड। दीप, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू है। ओके, नो प्रॉब्लम हिमांशु जी। आपके पास फिर से आते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। सुबह अच्छी मूव दिखा रहा था और वहां से फिर और अच्छी रिकवरी इस पर आ रही है। मुदे जी, एक बार मन्नापुरम भी देखेंगे सर। 117 के लेवल पर आ रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है ये भी। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल, देखिए मन्नापुरम में अच्छा बाउंस बैक आज के सेशन में आया है और अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है 200 डेमा का ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में बढ़िया बाइंग नजर आ रही है। यहाँ से भी और तेजी दिखा सकता है। 122 यहाँ से पहला टारगेट बनेगा, उसको भी निकाल दिया तो फिर से ईयरली हाई 126 तक के इस काउंटर में नजर आएंगे। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए, नया बाय भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 112 का। 12 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक में आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखेगा। आज आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा कमजोर है, कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। 900 के लेवल को एग्जैक्टली होल्ड कर रहा है, बट कुछ बड़ा एक्शन इस पर आते हुए दिख नहीं रहा है। सिमी जी, गुड आफ्टरनून। जरा आईसीआईसीआई बैंक देखें, 900 होल्ड कर पाएगा ये? मुश्किल है दीपांशु। आज अभी मार्केट में जितना मतलब वीकनेस दिख रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में जितना सेल ऑफ दिख रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक होल्ड कर पाएगा। अगर होल्ड हो जाता है तो नेक्स्ट वीक के लिए बाय कॉल सजेस्ट करेंगे। आज के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अभी भी अवॉइड ही करें। यहाँ पे मुझे लगता है कि वीकनेस और बढ़ सकता है। बहुत जबरदस्त कोई खरीदारी लोअर लेवल से नहीं दिखता है, तो मुझे नहीं लगता कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से परफॉर्म करके पूरा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाए। मैं थोड़ा सा अवॉइड करने का ही सजेशन दूंगी। इनफैक्ट कोई अगर चाहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट करके देख सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा और वीक रह सकता है। तो स्टॉक थोड़ा और वीक रह सकता है। आईसीआईसीआई बैंक 900 के लेवल को फिलहाल होल्ड कर रहा है, बट देखते हैं कितनी देर तक होल्ड करेगा। सुमिटोमो केमिकल्स, इसको जरा पुल अप करें। एक सडन स्पाइक आ रहा है और शार्प मूव आ रही है। कुणाल जी, आप चार्ट भी पुल अप करिए सर। सुमिटोमो केमिकल्स 5% की मूव आ रही है और उसमें से 2-2.5-3% का स्पाइक अभी अभी इसमें आते हुए दिखाए। 500 से जस्ट 1% दूर है। जरा देखें कुणाल जी, सुमिटोमो केमिकल्स। देखिए, बहुत ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है कि मेरा निजी निवेश है बहुत अरसे से, और सुमिटोमो केमिकल्स चार्ट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको डब्ल्यू यानी कि डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि 530-535 के लक्ष्य इसमें आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये ट्रेडिंग के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि निवेश लायक शेयर है, तो गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करके रखें। मुझे लगता है कि काफ़ी ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। और साथ में दीपांशु, अगर कतार में कोई हमसे आगे ना हो तो मेरे और राकेश जी के पास एक चार्ट कॉर्नर की कॉल है, समय हो तो प्लीज बिगुल भिजवा दें। बिल्कुल सर, कतार आप ही से शुरू हो रही है। आइए बिगुल, चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक है फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन में जाने की तैयारी कर रहा है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो फेडरल बैंक पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, नवंबर और दिसंबर 2 बार स्टॉक ने 139, 138 के लेवल्स को छुआ और वहां से फिर टकराकर स्टॉक नीचे आता है हमेशा, यानी कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है जिसको आज के ट्रेड में स्टॉक पार करता दिख रहा है।
स्टॉक वैसे भी अपने सारे पेयर ग्रुप को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हमारी खरीदारी की राय है 138 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 2 रुपए नीचे 138 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 144 का, 144 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 147, 147 रुपए का, तो 147 के लक्ष्य के लिए बाय करें फेडरल बैंक। 147 के लक्ष्य के लिए फेडरल बैंक, इस पर आपको करनी है खरीदारी। अच्छे मूवमेंट आ रहा है जैसे हम देख रहे हैं, तो मिड कैप प्राइवेट बैंक्स पर रखिए नजर। फेडरल, बंधन, आरबीएल तीनों में आपको मूव दिख रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट भी आपको एक्शन दिखा रहा है। आइए मुदित जी के लिए बिगुल मुनाफे वाली मुदित। बताएं मुदित जी। इस स्टॉक को डे ट्रेडर्स भी बाय करेंगे और पोजिशनल ट्रेडर्स भी बाय करेंगे। स्टॉक में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कोल इंडिया की, 225 रुपए स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदेंगे। पहला टारगेट 229 का होगा, दूसरा टारगेट 231 का होगा। ये डे ट्रेडर्स के लिए टारगेट्स है। पोजिशनल टारगेट 242 तक कोल इंडिया में निकल कर आते हैं। जिस तरह के चार्ट्स स्टॉक ने बनाए हैं, स्टॉक में वीकली चार्ट्स पर एक इंगल्फिंग बनता हुआ नजर आ रहा है और बहुत बढ़िया यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास अगर इसी तरह की तेजी बनती है तो ये तेजी और आगे रैली एक्सटेंड हो सकती है। साथ ही साथ आप आर्ली चार्ट्स को देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आर्ली चार्ट्स वहां देखेंगे आप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। सीरीज के पहले दिन 3-3.5% के ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। तो डे ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक पूरी तरह से फिट है। पोजिशनल टारगेट 242 के हैं, इंटरडे टारगेट 231 तक कोल इंडिया में निकल कर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 222 का। ओके, 222 के स्टॉप लॉस के साथ कोल इंडिया में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए आती हुई मुदित जी की तरफ से। 229, 231 दो छोटे टारगेट हैं और उसके बाद 242 तक के टारगेट के लिए आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं सुमित बगड़िया जी। बताएं सर। अनिल जी, निफ्टी के लिए अभी कैश का ऑप्शन है, कॉल लेने का सलाह रहेगा। पूरे दिन में सुबह से लेके अभी तक ज्यादा कुछ मूवमेंट देखने को मिला नहीं, छोटा मोटा मूव नीचे का ही देखने को मिला। तो फाइनली नीचे के लेवल पे अब निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ से बाइंग आएगा। तो 18,100 वाला कॉल अभी 170-171 पे ट्रेड कर रहा है। 18,100 का कॉल अगले हफ्ते वाली एक्सपायरी का निफ्टी का यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 171 के भाव अभी चल रहे हैं, 121 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 221 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 251 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। आज मेरे को लगता नहीं है कुछ ज्यादा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन अगले हफ्ते के लिए निफ्टी में यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। मंडे से एक अच्छा अपसाइड मूव स्टार्ट होना चाहिए और निफ्टी के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए निफ्टी का 18,100 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करें 121 के स्टॉप लॉस से, 221 और 251 के टारगेट के लिए। 18,100 का कॉल खरीदें आप निफ्टी पर। यह है आपके लिए सुमित जी की तरफ से राय। आइए बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। मेरे रडार पर एक स्टॉक आया है, वो स्टॉक है फार्मा से रिलेटेड हाइकल केमिकल, इनफैक्ट हाइकल। तो ये स्टॉक, इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट है लगातार। मतलब मुझे तो लगता है कि शायद ये स्टॉक लास्ट एक महीने का ब्रेकआउट में है और पूरा देखेंगे तो वीकली, मंथली, डेली, मतलब पूरा जो सारे भी जो पैरामीटर्स है इसमें बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हाइकल में पहला टारगेट हो सकता है 430, 455। ये दो टारगेट बहुत ही छोटा टारगेट है जो कि मुझे लगता है कि इमीडिएटली आ सकता है। 455 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो पूरा जो इस मतलब लास्ट 1-1.5 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है चार्ट में, वो पूरा नेगेटेड हो जाएगा और स्टॉक जाके मुझे लगता है कि 650-700 तक भी जा सकता है। तो पूरा मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीद कर चलना है। 390 का स्टॉप लॉस के साथ हाइकल केमिकल यहाँ पे खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉक मैंने पहले भी कई बार दिया है, इनफैक्ट मेरे एसपीएल मिड कैप में भी मैंने शामिल किया ये स्टॉक, तो मेरे पास पोर्टफोलियो में भी है। डिस्क्लेमर ये है, तो 430-455 का मिनिमम टारगेट, उसके बाद बहुत बड़ा टारगेट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक ये कोविड का सिलसिला चलता रहेगा तब तक ऐसा स्टॉक में मोमेंटम तो रहना चाहिए। तो इसमें मोमेंटम है और मंथली, डेली, वीकली, लास्ट जुलाई के महीने में बॉटम बना था, उसके बाद से स्टॉक मतलब पूरा जो ट्रेंड था उसको नेगेट करके ऊपर आ चुका है। मतलब ये स्टॉक अभी यहाँ से चलने वाला है। तो हाइकल जैसे भी आप उसको बोलते हो, स्टॉक में आपको एक्शन बढ़िया दिखेगा। 430, 450, 55 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। आज सुबह ट्रेडर्स डायरी में भी टेक्निकली ये रेकमेंड किया गया था। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल हिटमैन हिमांशु।
बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। और दीप, काफी हाई कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडिया है और एक मच अवेटेड ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है कैनरा बैंक में। यहाँ पर मैंने पहले भी काफी बार इस स्टॉक में डिस्कशन किया है और एक 325-330 रुपए का एक ऐसा जोन था जो स्टॉक कई बार पार नहीं कर पा रहा था, और फाइनली आज फ्राइडे को यानी कि वीकली क्लोज, मंथली क्लोज और साथ साथ एनुअल क्लोज में ये स्टॉक 330 रुपए, जो बहुत अच्छी रेजिस्टेंस थी, उसके ऊपर निकल चुका है। और मेरा मानना है कि आज की क्लोजिंग इसके ऊपर आएगी, जो कि ये काफी पॉजिटिव चीज है। तो मेरा मानना है कि कैनरा बैंक में 350 रुपए के लिए ब्रेकआउट एज वी स्पीक होता हुआ शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें कैनरा बैंक में, और ऑप्शन ट्रेडर्स 330 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदें 14-14.5 रुपए के जोन में। 11 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पहला टारगेट 19 रुपए, दूसरा टारगेट 25 रुपए। 2 से 3 दिन का नजरिया कैनरा बैंक में सुपर ब्रेकआउट है 225 रुपए के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर 350 रुपए का टारगेट पोजिशनली कैनरा बैंक में स्पॉट लेवल्स में आता हुआ नजर आ सकता है। यह है आपके लिए कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही। 330 वाला कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं और चाहे तो फ्यूचर्स में भी खरीदारी कर सकते हैं आप। 330 वाला कॉल 14-14.5 रुपए में आपको आते हुए सर नजर सारे आएगा। बैंक देखिए, सारे मिड कैप बैंक्स देखिए, मिड कैप बैंक सारे में मिड बहुत जबरदस्त एक्शन है, पीएसयू दोनों में। हाँ, और एक्शन वापस से लौटता हुआ दिख रहा है। और दीप, मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिए। 2 चीजें और मैं आपको बोलना चाहता हूँ। एक तो जैन साहब भी जुड़ेंगे और जैन साहब आपको नए साल की पिक्स देने के लिए जुड़ने के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा बाकी एक बजट से जुड़ी एक बढ़िया एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में जी। तब तक एक चीज कर लेते हैं, साल खत्म हो रहा है बट उसके साथ महीना भी खत्म हो रहा है, यानी कि अगले महीने आपको ऑटो सेल्स के आंकड़े आते दिखेंगे। तो दिसंबर में कैसी रही है ऑटो कंपनीज की परफॉर्मेंस, बिक्री कैसी रही है, इस बार ये जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ है तैयार। कुशल बताइए, क्या है एक्सपेक्टेशन बिक्री की दिसंबर में? देखिए, यहाँ पर दीपांशु अक्रॉस सेगमेंट्स हम देखेंगे तो मिले जुले नंबर्स आने वाले हैं अलग अलग कंपनियों की तरफ से। तो कोई विनर है और कोई लूजर है, बट एक सेगमेंट यानी कि ट्रैक्टर स्पेस, इन दोनों ही कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार। मतलब हम एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स को देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा विनर रहा है। मारुति सुजुकी करीबन 7% गिरकर 1,43,000 यूनिट दिसंबर महीने में ये बेचते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसकी ऑटो जो डिवीजन है उसका कुल मिलाकर 40% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले आपको यहाँ पर आती हुई दिखेगी। और टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में भी लगभग 19% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट डेफिनेटली M&M ऑटो बाई फार हो सकता है पैसेंजर व्हीकल्स में आपको लीड करता हुआ दिखे। जहाँ तक टू व्हीलर्स की बात है, हीरो मोटोकॉर्प 1% की ग्रोथ रहेगी, तो यानी कि ऑलमोस्ट पिछले साल दिसंबर महीने के मुकाबले यहाँ पर फ्लैट रह सकते हैं। साथ साथ बजाज ऑटो आप देखिए, यहाँ पर 20% की गिरावट टू व्हीलर बिक्री में आपको आती हुई दिख सकती है। 2,55,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है। डेफिनेटली इनका जो एक्सपोर्ट्स का बड़ा मार्केट है वहां पर वॉल्यूम काफ़ी डिग्रोथ होती हुई दिखी है, यानी कि वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वॉल्यूम्स एक्सपोर्ट डिवीजन में हट होने से ओवरऑल नंबर्स भी इनके खराब होने की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। जहां तक टीवीएस मोटर्स की बात है, 3 से 4% की ग्रोथ आपको यहां पर इनके ओवरऑल सेल्स और टू व्हीलर सेल्स में आती हुई दिखेगी। और आयशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड है वहां पर भी करीबन 12% की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल टीवीएस मोटर्स रिलेटिव आउट परफॉर्मर इस सेगमेंट से रह सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स में VCV सेगमेंट आयशर मोटर्स का वो करीबन 7% की गिरावट एक्सपेक्टेड है, बट डेफिनेटली अशोक लेलैंड काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है 16% की ग्रोथ के साथ। नेगेटिव 16% टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डिवीजन है वो दिखा सकता है। और अंत में ट्रैक्टर स्पेस में M&M और स्कॉट्स, M&M 17% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है लगभग 21,300 यूनिट्स पर, और स्कॉट्स भी ऑलमोस्ट 4,900 यूनिट्स बेच सकता है 4% की ग्रोथ के साथ। तो डेफिनेटली ट्रैक्टर सेगमेंट आउट परफॉर्म रिलेटिवली कर सकता है, और अच्छी पिकअप हम एक्सपेक्ट भी करके चल रहे हैं कि रूरल डिमांड की आगे चलकर भी रहेगी। बट डेफिनेटली अगर इस महीने की बात करें, दिसंबर महीने की, तो उसमें M&M दोनों ही डिवीजन, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो या फिर ट्रैक्टर, आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये है आपके लिए इस महीने की ऑटो सेल्स की परफॉर्मेंस। ऑटो स्टॉक्स इस साल के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी रहे। शरद जी भी है हमारे साथ। शरद जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार जरा आप भी राय दें ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आने वाले। पैसेंजर व्हीकल्स पे हमारी उम्मीद है कि काफी अच्छे मिलेंगे नंबर्स, और ट्रैक्टर्स में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स में हमें लगता है नंबर्स काफ़ी अच्छे रहने चाहिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे।
मारुति पे हमारे लक्ष्य करीब 9,800 10,000 तक के हैं नई मॉडल लॉन्चेस, और जो रॉ मटेरियल प्रेशर ईज हो रहा है उसके साथ साथ उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए, खास करके एसयूवी स्पेस में जो नए मॉडल्स आएंगे। M&M अपर बैंड ऑफ वैल्यूएशन पे है लगभग, लेकिन वहाँ भी डिसेंट अपसाइड आ सकती है। और टू व्हीलर्स में हम भी उम्मीद नहीं कर रहे कि कोई बहुत ज़्यादा नंबर्स में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और टाटा मोटर्स के नंबर्स ठीक रहने चाहिए, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल्स और सीवी दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ऑटो कंपनीज। पीवी सेल्स इस पर रखनी पड़ेगी आपको नजर। आइए बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000 तो 2023 के 2000 बताएंगे। 43,075 ये निफ्टी का स्पोर्ट लेवल है दीप, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 43,075 के आसपास लेना है, और दो टुकड़ों में अगर नीचे मिले तो और ऐड करना है। पहला लेवल होगा 42,925 का, और दूसरा लेवल होगा 42,850 का भी। आपका स्टॉप लॉस होगा 42,700 का। तो 3 टुकड़ों में लीजिए, आराम से धीरे धीरे, थोड़ा अभी लीजिए, नीचे मिले आज दिन के अंत तक तो और ऐड कीजिए। और ये पोजीशन सोमवार तक के लिए है, ठीक है। अगर आज ही बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार तक के लिए। बैंक निफ्टी करेक्ट होकर एकदम सही एंट्री लेवल के आसपास आ चुका है, यहाँ से खरीदारी करने का मौका बन सकता है। स्टॉप लॉस आपका 42,700 का होगा। टारगेट जो बनेंगे वो नोट कर लीजिए, और सारे के सारे स्पॉट लेवल दे रहा हूँ। फ्यूचर्स के लेवल आज प्रीमियम में होंगे, करीबन मेरे ख्याल से 200 पॉइंट की प्रीमियम चल रही है बैंक निफ्टी में। तो ऊपर के जो लेवल बनेंगे 43,225, 43,225, 43,300 दो छोटे लेवल हैं, 43,375, 43,425 दो मीडियम लेवल है, और 43,500 तक के लेवल ये मिनिमम है। और उसके बाद रिव्यू करेंगे, अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा साथ दे दे तो 43,500 उसके पार सोमवार मंगलवार तक हम निकल भी सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, आगे होल्ड करते चले, ये आपके लिए ठीक होगा। तो 42,700 का स्टॉप लॉस है, और ऊपर के टारगेट आपके लिए जो बनेंगे 43,225 से लेकर 43,500 की रेंज के ही सारे टारगेट्स हैं जो नोट कर सकते हैं। निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन में आ रहा है, बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। यहाँ पर धीमे धीमे आराम से डे एंड तक खरीदारी करें, सोमवार के लिए करना है। सोमवार के लिए ठीक है सर। तो चलिए, बैंक निफ्टी पर हाई कन्विक्शन कॉल इस समय आपके लिए आते हुए दिख रहा है अनिल जी की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब बजट से जुड़ी हुई एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आने की तैयारी में है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से, बजट को लेकर बेहतरीन खबर। अमरीश, बताइए क्या खबर है आपके पास? सर, जिस तरह से सरकार लगातार ई मोबिलिटी को लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर अपना सरकार फोकस लगातार बढ़ा रही है, उसमें रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बैटरीज को लेकर, और बैटरीज के लिए सरकार एक और नई पीएलआई की घोषणा इस बजट में कर सकती है। जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार एक नीश पीएलआई यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी बैटरी के लिए एक नई पीएलआई की घोषणा सरकार कर सकती है, जो कि लगभग 3400 करोड़ रुपए के आसपास की होगी, और इसके लिए जनवरी में कंसल्टेशन पेपर भी जारी कर दिया जाएगा। और 45 दिन का जो डिस्कशन होगा उसके बाद मार्च अप्रैल तक इसको फाइनल फेज में लेके आ जाएगी, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री बजट में करेंगी। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ती है इसके पीछे जो हमने जानना चाहा कारण, तो उन्होंने यही कहा है कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग बैटरी टेक्नोलॉजीज है वो लिथियम आयन, कोबाल्ट, निकिल, इन सब को लेकर है, और ये सारे जो मेटल्स हैं ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में, और अगर हम ज़्यादा अमाउंट में बैटरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इन मेटल्स पे, जो कि रॉ मटेरियल की कमी को लेकर एक बड़ी उम्मीद बन सकती है। ऐसे में इस आशंका को खत्म करने के लिए सरकार कंपनीज को प्रमोट करेगी उन टेक्नोलॉजीज के लिए जो इन चारों के अलावा किसी नई टेक्नोलॉजी या फिर इनका कम इस्तेमाल करके नई तरीके की बैटरी या फिर ज़्यादा स्टोरेज वाली बैटरी बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और इस R&D के लिए सरकार उनको बेहतर इंसेंटिव देगी। यानी कि जो मौजूदा PLI स्कीम चल रही है एसीसी बैटरी को लेकर, उसमें जो इंसेंटिव है उससे कहीं ज़्यादा इंसेंटिव इस नई PLI योजना में सरकार इनके लिए अनाउंस कर सकती है, जिसकी घोषणा जो है बजट में की जा सकती है। जी, बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और 3,400 करोड़ की एक बड़ी PLI स्कीम इन बैटरी कंपनीज के लिए आ सकती है। और दीप, ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है कि बजट से पहले इसका पूरा काम हो जाए और बजट में ही PLI स्कीम की इसकी घोषणा हो जाए, ऐसा अमरीश बता रहे हैं। और ये स्टॉक अब काफ़ी एंड में भी, और वैसे भी अगर ऑटो स्टॉक्स में तेजी होनी है जो कि हो रही है, तो फिर बैटरी स्टॉक्स तो जाहिर सी बात है, मगर बैटरीज के तो ऑटो होने वाले हैं नहीं। अब राजा अब फ्यूचर्स में रहा नहीं, आज ही से बाहर हुआ है, और एक्साइड तो है ही कैश मार्केट में, एक्साइड फ्यूचर्स में है ही। तो आइए एक बार जरा एक्साइड के चार्ट पर राय ली जाए। किरण जी, चार्ट देखिए, राय दीजिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज कैसा दिख रहा है चार्ट पर?
ओ किरण जी नहीं है, माफ कीजिएगा। तो जरा हिमांशु जी प्लीज डू द ऑनर्स। जी अनिल जी, तो अनिल जी एक्साइड इंडस्ट्रीज के चार्ट्स पॉजिटिव हैं। एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने रिसेंटली पहली बार एक ब्रेकआउट दिया था, जो कि ब्रेकआउट के लेवल लगभग 175 रुपए के आसपास थे। वहां से एक नया इंटरमीडिएट हाई बनाया और वापस से उन सपोर्ट्स को रीटेस्ट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये क्लासिकल बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से सपोर्ट के आसपास स्टॉक है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 180 181 रुपए के करंट लेवल्स हैं। पोजिशनल तौर पर 170 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में ये स्टॉक में 210 220 रुपए तक के टारगेट्स हो सकता है इस न्यूज के चलते ही बजट तक आते हुए नजर आ सकते हैं। ये है आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज और अमर राजा, दोनों पर रखिए नजर, एक्साइड स्पेशली चार्ट्स पर। शरद जी आपसे भी राय लेना चाहूंगा सर। ऑलरेडी ऑटो की तो हम बात कर रहे थे, बट बैटरी बनाने वाली कंपनीज के लिए बड़ी खबर आ रही है, पीएलआई स्कीम, ज्यादा इंसेंटिव्स, और भी प्लेयर्स शायद इसमें जुड़ सकते हैं आगे के आउटलुक को देखकर। जरा इस खबर पर भी अपनी राय दें सर। देखिए, पैरेलल टेक्नोलॉजीज तो बहुत सारी डेवलप हो रही हैं, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल और इससे रिलेटेड किस तरीके की डेवलपमेंट होती है। अभी तक प्राइमरीली हम लिथियम आयन पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे एक्साइड हो चाहे अमर राजा हो। पैरेलल टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल टाइप्स के साथ ये कितना क्या काम और कर पाते हैं वो एक अलग व्यू होगा। तो मुझे लगता है जो न्यूज़ मैं जो समझ पाया वो जो कह रहे थे कि इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे, मेनली गवर्नमेंट उस पर फोकस चाह रही है। तो वो एक टोटली नया सेगमेंट है और ऑलरेडी ये एक इवॉल्विंग सेगमेंट है। तो कितनी नई टेक्नोलॉजीज पे हम और फोकस करना चाहेंगे वो एक अलग चीज़ है। वो रिस्क तो इस बिजनेस में रहेगा। तो डायरेक्टली उससे किसको कितना फ़ायदा होगा ये बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने वर्कआउट की है। तो मुझे लगता है बैटरीज में यूजुअली हम 4-5 साल में एक बैटरी यूज़ करते थे जिसकी कॉस्टिंग 5-6 हज़ार रुपये होती थी। तो बैटरी पर कार जो हमको लगती थी वो करीब 500 रुपये की लगती थी। अब ईवी के साथ आपकी बैटरी कंपोनेंट की कॉस्टिंग करीब 1 लाख रुपए हो जाएगी और वो करीब 10 साल आपकी बैटरी चलेगी। तो जहां आप 500 रुपये बैटरी पे खर्च कर रहे थे वहां 10,000 रुपये बैटरी पे खर्च होगा। तो ईवी में किसी भी फॉर्मेट में अगर बैटरी का यूजेज बढ़ता है तो बैटरी मेकर्स के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जो हम कंपोनेंट पर कार बोलते हैं। जहां आप 500 रुपये पर एनम एक गाड़ी पे यूज कर रहे थे वहां आप 10,000 रुपये पर एनम एक गाड़ी पे यूज कर रहे हैं। तो ईवी की पेनिट्रेशन बढ़ने से ये बैटरी मेकर्स के लिए मुझे लगता है आने वाले 5-7 साल काफी बड़े वे में ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद तो ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट डिमांड है। रिस्क के साइड पे हमें लगता है यही है कि जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं, अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल आता है और कोई कंपनी वहाँ पे कैटअपल्ट नहीं कर पाती है अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को, तो वो उनके लिए चैलेंज है। बट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंप्रेसिव है। डिस्क्लेमर के तौर पे एक्साइड हम अपने पीएमएस में भी होल्ड करते हैं। ओके, तो शरद जी के रेडार पर भी है और आगे जाकर बढ़िया यहाँ पर आपको मूव बनती हुई दिख सकती है। आइए एक बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाले मुदित। बताएं सर। और मच अवेटेड ब्रेकआउट है। स्टॉक में करीब 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन था, वो ब्रेकआउट दिखा दिया है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा कम्युनिकेशन, 1275 76 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करके चलेंगे। पहला टारगेट 1300 का होगा, दूसरा टारगेट 1320 का होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1260 का। स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन हुआ, उसके बाद 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन था। उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट है। आज के सेशन में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी एक काउंटर निकला है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। 1300-1320 के टारगेट्स के लिए टाटा कम्युनिकेशन को छोड़ना नहीं चाहिए, यहीं पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1260 का। 1260 का स्टॉप लॉस और खरीदारी 1300-1320 के टारगेट्स के लिए टाटा कम्युनिकेशन, इस पर रखें नजर। एक नजर वेल्सपन एंटरप्राइजेस पर भी रख लेते हैं। बायबैक और डिविडेंड के लिए आज बोर्ड बैठक थी। 7.5 रुपए की स्पेशल डिविडेंड की घोषणा तो कर दी गई है, साथ ही बायबैक का भी ऐलान किया है। 200 रुपए के भाव पर बायबैक होगा। तो करेंटली स्टॉक 168 के लेवल पर है। 200 के भाव पर बायबैक होगा, 235 करोड़ का बायबैक होगा। मोर इंपॉर्टेंटली टेंडर रूट से ये बायबैक होने वाला है, ना कि ओपन मार्केट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, इस पर रखिए नजर। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे चार्ट के बारे में और बायबैक आ रहा है अब आपके लिए 200 रुपए के भाव में टेंडर रूट पर बायबैक। ये है आपके लिए खबर वेल्सपन एंटरप्राइजेस को लेकर। स्टॉक कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। सुबह ऑफकोर्स थोड़ा एक्टिव हमें ये दिख रहा था।
इस पर रखें आप नजर। एक काउंटर और जिस पर सुमित जी की राय लेनी है, क्योंकि सुमित जी सुबह बात करी थी न्यू इंडिया एश्योरेंस, तब 120 के लेवल पर था, 3% ऊपर, अब 10% ऊपर है सर न्यू इंडिया एश्योरेंस। सुबह आप कह भी रहे थे चार्ट अच्छा लग रहा है, आज के लिए और अपमूव दिखता है, थोड़ा पोजिशनल व्यू भी दें न्यू इंडिया एश्योरेंस पर। बिल्कुल दीपांशु, सुबह भी बात हुआ था, तब भी कहा था कि न्यू इंडिया एश्योरेंस हम लोअर लेवल से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और आज भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम लग रहा था और अच्छा मूव लग ही रहा था कि आएगा। और अब पोजीशन नजरिए से भी अगर देखें तो स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर आ चुका है, डेली चार्ट में सस्टेन कर रहा है, लोअर लेवल से रिबाउंड है। ये अगले हफ्ते और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 135 रुपए, 140 रुपए ये इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे। 140 के ऊपर अगर एक बार सस्टेन करता है तो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर 170 रुपए तक के लेवल न्यू इंडिया एश्योरेंस में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 118 रुपए, 120 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 120 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में 135 और 140 ये इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। राय आपके लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस पर। आइए करते हैं स्वागत सेठी साहब का। आज सेठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, नमस्कार। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, बताएं सर कौन सी पिक्स आपने चुनी? कैश की हैं आज दोनों भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, ये साल का आखिरी ट्रेडिंग डे है। पहले तो आपको, दीपांशु को, पैनल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आशा करता हूं जो नया कैलेंडर ईयर होगा 2023, तो वहाँ जो दिक्कतें हैं दुनिया की, चाहे वो कोविड को लेके हो, यूक्रेन रशिया वॉर को लेके हो, तो ये सब से हमको छुटकारा मिलेगा और हम अपने निफ्टी को कम से कम 20,000 के लेवल्स तक जाते हुए देखेंगे। बाकी अनिल जी 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है आज। सर पहला स्टॉक आज का? अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, जो अभी 253 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग मेज या कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी है, जो कि आउटसाइड ऑफ चाइना एशिया की सबसे बड़ी कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एक तो इस सेगमेंट में भारत में इनका 25% मार्केट शेयर है। क्लाइंट लिस्ट जबरदस्त है। जितने एफएमसीजी कंपनीज है लीडिंग, जैसे HUL, पतंजलि, डाबर, नेस्ले, कारगिल, इन सबको कैटर करती है। और 30% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, जो कि मेनली साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका को एक्सपोर्ट करती है। बाकी ये कंपनी एल्कोहल और एथेनॉल के क्षेत्र में भी कदम रख रही है, जो अगले साल मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी वो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो एक लॉजिकल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है कंपनी के लिए। फिर ये फर्मेंटेशन के कारोबार में भी उतर रही है, जो कि एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है। और कंपनी ने हाल ही में मालदा वेस्ट बंगाल में और उत्तरांचल में भी केपेक्स किया, तो उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, डेट इक्विटी 0.13, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 13 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और FIIs DIs भी इसमें अच्छे खासे बुलिश है। और मेरा पसंदीदा MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें 1.52% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 275 का मेरा इसमें टारगेट है शॉर्ट टर्म, और 240 का स्टॉप लॉस तक है। ओके, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इस पर करें आप खरीदारी। सेठी साहब के रेडार पर आ रहा है ये काउंटर। सेठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी दूसरी कॉल भी कुछ ही देर में लेंगे, और उनके कुछ और बेहतरीन पिक्स भी आने की तैयारी में आई। उससे पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सुस्त है अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स 125 अंक नीचे आपको दिख रहे हैं, नास्डैक फ्यूचर्स 0.5% नीचे आपको दिखेंगे। यूरोप के बाजार, यूके तो हाफ डे है आज, बट बाकी यूरोप के बाजार में भी आपको सुस्ती ही दिख रही है। कच्चा तेल हल्की फुल्की खरीदारी दिखा रहा है, रुपया 7 पैसे मजबूत है। एशिया आज पॉजिटिव था, हालांकि जापान टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड सारी गेंस गिव अप करके क्लोज हो, बट बाकी एशिया के बाजार पॉजिटिव थे। तो ठीक है, ग्लोबल माहौल ठीक ठाक है। थोड़ी नरमी आपको अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है, क्या करना है सर? थोड़ा अमेरिका की वजह से हम कमजोर है, लेकिन दीप मुझे कोई खास चिंता नहीं दिख रही है, और हम सपोर्ट रेंज में हैं। तो लेकिन एक ही चीज़ है कि आपको खरीदारी उस हिसाब से करने की, थोड़ा आज, और अगर सोमवार को आपको नीचे क्लोज ओपनिंग मिले तो थोड़ा और खरीदना है। वो 2 टुकड़ों में ले सकते तो ही खरीदे, और अगर आपको लगता है नहीं हमें तो ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी, और अगर सोमवार को नीचे मिलने की आशंका है तो फिर हम सोमवार को ही खरीदेंगे, तो वो भी आपकी मर्जी, कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखकर खरीदे। पॉइंट सिंपल है। पहले डेटा बता दूं आपको, और डेटा ये कह रहे हैं कि निफ्टी पर
18,300 पर ये इंटरेस्टिंग डेटा बन रहे हैं। तो थोड़ा सा 18,300 के पुट पर 76 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ से हम थोड़ा नीचे 18,200 के कॉल्स पर 67 लाख शेयर हैं। तो देखते हैं, एक चीज़ अच्छी हुई है, जो सुबह पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर दिख रहा था, वो पुट कॉल रेशियो अब थोड़ा लोअर साइड पर आ गया, नीचे आ गया। तो थोड़े जो ऊपर से बाजार नीचे आए हैं उसमें पोजीशंस थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखिए, ये एकदम आपके लिए साफ है। जो इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का वो 18,125 18,175 की रेंज में दीप, और वैसे तो इसके नीचे जाने के चांस कम है, लेकिन अगर गए तो 18,075 के आसपास एक दूसरा सपोर्ट आएगा, वहां पर आपको आज के लिए मजबूत सपोर्ट है। संभावना कम है कि वहां तक पहुंचे। 18,125 18,175 के लेवल को होल्ड होने चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 18,200 के पार आज हम निकले जरूर हैं। 18,250 18,300 की रेंज में अगर वापस हम आते हैं वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,850 42,925 ये वो रेंज है जहां पर आने पर बैंक निफ्टी में खरीदारी होगी, और ऊपरी स्तरों पर 42,375 42,500 की रेंज आती है, या 42,300 गिन लीजिए, 42,300 से 42,425 की रेंज में आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। तो चूंकि आज लोअर साइड पर है, डाउ फ्यूचर्स का सपोर्ट कम है, तो दिन के अंत तक इंतजार करें, अच्छे सपोर्ट लेवल पर एंट्री करने का मौका मिले वहां एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए आए। डन। आइए सेठी साहब के साथ साथ आज जैन साहब भी आपके सामने अपनी स्पेशल अपीयरेंस लेकर आ रहे हैं। आपको आज वो न्यू ईयर पिक भी देंगे, लेकिन उससे पहले सिमी जी के लिए एक बिगुल है, उनके पास पहले चलते सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी बताइए। अनिल जी, जो स्टॉक मैं अभी जिक्र करने जा रही हूँ वो अभी पुराना नहीं है, आप लोग ऑलरेडी वो मतलब उसका न्यूज भी दे चुके हैं। सिर्फ ये नहीं दिए है कि इसका टेक्निकली क्यों ये अभी का लेवल पर बाई है। स्टॉक का नाम है अमरा राजा बैटरी। इसमें से पंटर सब आउट हो गया है क्योंकि आज ये फ्यूचर से बाहर है, और आज मुझे ये चूज करने का कारण भी है। मैं सिर्फ टेक्निकल चार्ट थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगी। ये स्टॉक, इसका जो अगर डेली चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक बनाया था 438 का लो 20 जून को, और 668 का हाई करीब दिसंबर के महीने में, इनिशियल दिसंबर मतलब 9-10 तारीख के आसपास 668 के आसपास हाई बना रहा था। फिबोनाची लगाएंगे तो पूरा 50% जहां पे आता है उसी जगह पे कल लो बनाया था, फ्यूचर्स से कल बाहर निकल रहा था, और आज इसमें से सारे जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स है निकल गए हैं। ये स्टॉक हम लोग का रडार में आ चुका है, जो फ्यूचर्स छोड़ के कैश में ज्यादा दिलचस्प रखते हैं। और स्टॉक में आज अच्छा न्यूज भी है। स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस के बाद एक डिसेंट करेक्शन में गया था, 50% रिट्रेस कर चुका है। अब ये स्टॉक वापस से रिकवरी के लिए तैयार हो चुका है। कल का जो भी ब्लैक कैंडल बना था पूरा एनगल्फ कर चुका है। इसको कहते हैं कि आफ्टर डिसेंट करेक्शन बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अपीयर किया है डेली चार्ट में। ये स्टॉक अभी मतलब रुकने जैसा नहीं है, यहाँ पे खरीद कर चलिए जी। मिनिमम टारगेट 620। ओके, 620 के टारगेट के लिए जी, 620 के टारगेट के लिए अमरा राजा बैटरीज में करें खरीदारी। ये सिमी जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। टारगेट्स और लेवल थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, आपके सामने। आइए तब तक बिगुल जैन साहब के लिए। जैन साहब आपको देने जा रहे हैं विशेष पिक। सेठी साहब की एक और पिक भी आनी बाकी है, और जैन साहब एक नहीं शायद अनेक पिक आपको देंगे। तो पिक ऑफ द ईयर बिगुल के बाद। बताएं जैन साहब। बिल्कुल अनिल जी, रडार पे 6 महीने से थी, जुलाई के महीने से ये स्टॉक, और टैलब्रोज इंजीनियरिंग लिमिटेड। टैलब्रोज देखिए, हमने टैलब्रोज ऑटो पहले दिया हुआ है और उसको मैंने कई बार जेम्स में लाया हुआ हूं मैं, और प्लस इस बार मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसे यूनिक नाम लाऊं जो मैं जितने भी स्टॉक्स देने वाला हूं आज सारे के सारे एक तरीके से एकदम नए नाम है। हालांकि टैलब्रोज नाम सुना हुआ है, बट ये भी कंपनी देखिए 1980 से कार्यरत है, और 1996 में 1996 में ये टैलब्रोज ऑटो से अलग हुई है। और मिस्टर राजेश तलवार जो कि IIT है, IIT कानपुर और US से पढ़ के जबरदस्त तरीके से ये काम को और ग्रो किए हैं। और सबसे बढ़िया बात है, देखिए जो स्कॉर्पियो आई थी महिंद्रा की, उससे पूरा गेम चेंजर हुआ, और गजब का उन्होंने वहां पे जो सप्लाईज की, और उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अभी भी देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे चला, और कैसे स्कॉर्पियो को रेस्पॉन्स मिला उस ग्रुप की इतनी सारी गाड़ियों में से। तो गजब की कंपनी है, ऑटोमोटिव एक्सेल्स बनाती है। हालांकि इसमें और भी इनके कॉम्पिटिटर्स है, और OEM और प्लस आफ्टर सेल्स का भी बड़ा काम करते हैं लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट जो सेगमेंट होता है उसमें भी, और सारे जो बड़े बड़े OEMs है उनको ये लोग सप्लाईज करते हैं। बड़े बड़े नाम
अगर मैं बोलूं तो वॉल्वो, फोर्ड, स्टैफे, डेमलर, अशोक लेलैंड, ये सबको। और अगर मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो नो के पी मल्टीपल पे बहुत सस्ता लगता है स्टॉक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22-23%, 27% रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर रही है 42% की, और पिछले 5 साल के सेल्स की कैगर भी 16-17%। अच्छा खासा मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। और सबसे बढ़िया बात है, सितंबर 2021 में 6 करोड़ 18 लाख का जो प्रॉफिट था उसके सामने 7.25 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि और पिछला क्वार्टर, पिछले अगर 5 क्वार्टर देखे तो गजब के गए हैं। कंपनी पहले सिंगल डिजिट में कमाती थी अगर आप प्री कोरोना की बात करें, बट पोस्ट कोरोना गजब की काया पलट है। 29 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे पैट है। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग करीब 72-73%। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स चल रहे हैं और आने वाला साल भी ऑटो एंसिलरी का रहेगा, तो मुझे लगता है इतने सस्ते वैल्यूएशन वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली एक इतनी पुरानी कंपनी को बिल्कुल लेना चाहिए। और ये अभी रिसेंट जो पिछले वीक फ्राइडे को हम देखे जो भूचाल आया था, उसमें ये स्टॉक अपने 200 डेमा पे अच्छा से सपोर्ट लिया, 450 के लगभग अब वहां से चला हुआ है और 640 का ऊपर लेवल्स दिखाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को आराम से 625 के लिए लिया जा सकता है। इंजीनियरिंग ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती हुई आपके लिए। ये स्टॉक भी आप रखें अपने रडार पर। जैन साहब की तरफ से आज के लिए पहली पिक, कुछ और पिक्स आने की तैयारी में है जैन साहब की तरफ से। उससे पहले भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए बिगुल के साथ किया जाए उनका स्वागत। जुड़ने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं, तब तक सेठी साहब हैं ही। सेठी साहब आपको एक पिक तो दे ही चुके हैं, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। सेठी साहब बताएं आज की आपकी दूसरी पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है एज माय शॉर्ट टर्म पिक, स्टॉक का नाम है पारस डिफेंस, जो अभी 592 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मेनली डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स जैसे रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, फिर आपके नेवल सिस्टम्स, फिर लैंड और आर्मर्ड व्हीकल्स, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। सरकार का जिस तरह से फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, ये कंपनी भी बाकी जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स है, जो कई स्टॉक्स मैंने भी कवर करे हुए हैं, उन सब के जैसे बहुत ही अच्छा करने की उम्मीद है। और हाल ही में हमने देखा लास्ट वीक की 84,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स डिफेंस में दिए, और उसमें भी क्लियर कट कंडीशन है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनसे ही उनको प्रोक्योर करना है। तो उसका भी एक बड़ा फायदा पूरे डिफेंस सेक्टर को देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 25%, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और कंपनी ने अपने डेट को भी काफी कम किया। जो पिछले साल 0.57 का डेट इक्विटी रेशियो था, वो घट के अब 0.09 रह गया है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एक डेट है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 58.9% की हिस्सेदारी है। इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। अपने हाइज, इसके ईयरली हाइज थे अराउंड 811 रुपए के, वहां से अच्छा खासा पिटा हुआ 590 के लेवल्स पे है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाहिए। 625 का मेरा टारगेट है, 630 का, और 575 का स्टॉप लॉस रखना है। 25 का स्टॉप लॉस और 630 के टारगेट के लिए पारस डिफेंस में खरीदारी करने की राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये एक और स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। ये बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करता हुआ आपके सामने नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब स्वागत है आपका। थोड़ा उतार चढ़ाव आज साल के आखिरी दिन देखने को मिल रहा है, बताएं सर एक बार आपकी तरफ से अपडेट्स। तो सुबह आपको अडानी एंटरप्राइज का था अनिल जी, देखिए न्यू हाई पे हो गया 3900। कल आपको बजाज फाइनेंस का था 250 रुपए बढ़ गया, और गुजरात गैस 474 रुपए में 493 बिक गया। तीनों में प्रॉफिट बुक करिए। और चौथा था अल्ट्राटेक 7500 से कम मत बेचना, सीमेंट की प्राइसेस सोमवार से बढ़ जाएंगी। अब आपके लिए 2 लार्ज कैप 2 मिड कैप है, आप कहें तो मैं शुरू करूं, और ये नए साल के भी आप फिक्स मान सकते हैं। नए और 2 मिड कैप्स हैं नए साल के लिए आपके लिए खरीदारी करने की राय भसीन साहब की तरफ से। सर पहले लार्ज कैप से शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। जी सर बताएं। तो अनिल जी सबसे पहले दोनों HDFC ट्विंस लीजिए, HDFC लाइफ और HDFC लाइफ ग्रॉस नेट एडिशन ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ वॉल्यूम बिजनेस इज द हाईएस्ट इन द इंश्योरेंस स्पेस, और ये शेयर मेरे को बहुत जचता है। इससे बढ़िया शेयर नहीं हो सकता। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हो तो उससे अच्छा है टू पुट इट इन इंश्योरेंस, एंड इंश्योरेंस का पेडिग्री स्टॉक है HDFC लाइफ।
568 to 570 में लीजिए. Keep a stop loss of 553. This is headed to 625 in the month of January. This is one of my top picks. Second, the largest mortgage company HDFC, 2640, 2650 में लीजिए. Stop loss of 2575, 2800 का, बिकॉज इसमें जो मर्जर है वो भी जल्दी आने की संभावना है. एंड दैट विल सेट द कैट अमंग द पिजन, बिकॉज इसकी वेटेज से ही निफ्टी बढ़ेगा. एंड ये दोनों मेरे लार्ज कैप है और अल्ट्राटेक मैंने आपको कह दिया. अब आपके लिए दो मिड कैप हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूँ. ओके सर, मिड कैप भी बताएं सर प्लीज. तो अनिल जी, जैसे आपको कहा, GMR अब अपना 2 और एयरपोर्ट की जो लाइन है वो भी ले कर रहा है. आपने प्लेन में गए तो देखा, तो आप सोच सकते हैं दे विल बी ऑपरेशनल बाय मिडल ऑफ दिस ईयर. एंड यू कैन इमेजिन अ 30% इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑन फुटफॉल, ऑन एरोसिटी, ऑन ऑल. सम ऑफ पार्ट में वो कह रहे हैं 1 साल में वी में भी डेट फ्री. तो मुझे 39.5 में फिर मैं कहता हूँ GMR is 3250. अभी आप 45 रुपए का टारगेट रखिए बिफोर द बजट. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 3750. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, SRF, माय फेवरेट शेयर, जो मेरे को 2700 का टारगेट है. चाहे फ्लोरोकेमिकल हो, चाहे स्पेशलिटी, चाहे पैकेजिंग, चाहे टेक्निकल टेक्सटाइल, इट्स इन ऑल द बिजनेसेस. और चाइना के साथ ये जो खुलने का है, दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. तो 2700 का टारगेट कायम है SRF में. इसमें स्टॉप लॉस आप रखिए 2140 का. 4 बेहतरीन कॉल्स वसीम साहब की तरफ से. HDFC लाइफ, HDFC लिमिटेड, GMR एयरपोर्ट्स और SRF बढ़िया टारगेट्स के लिए आप कर सकते हैं खरीदारी. बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये कुछ बेहतरीन कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु. बताएं सर. तो दीप, न्यू ईयर की पार्टी का इंतजाम पहली कॉल में हो चुका है. कैनरा बैंक में एक काफी हाई कन्विक्शन कॉल दिया था. पर लॉट कॉल ऑप्शन में 10,000 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी 20-25 मिनट में हो चुका है. तो सभी व्यूअर्स, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से न्यू ईयर की पार्टी का अरेंजमेंट हो चुका है. एंजॉय करें. अब यहाँ पर दीप, जो खरीदारी करनी है वो खरीदना है टाइटन. और टाइटन में 2600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलेंगे, जो कि 73-74 रुपीज पर ट्रेड कर रही है. यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 60 रुपए का नीचे का. जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 100 रुपए का. मेरा ऐसा मानना है कि टाइटन में जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है. और स्टॉक 2650 से 2660 तक का अपमूव आने वाले 1 से 2 दिनों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है. तो टाइटन में 2600 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदें 100-110 रुपए के टारगेट्स के लिए, और 64 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें. टाइटन में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से. कॉल ऑप्शन खरीदे 2600 वाला, और ये मिल रहा है आपको 75 के आसपास. 64 का स्टॉप लॉस, 100 और 110 के टारगेट के लिए. ओहो, सुमित जी है कि नहीं? हाँ है. मैं वही सोचा, सुमित जी की आवाज़ बहुत देर से दिखी नहीं. तो सुमित जी देखिए, जरा देखिए कहाँ है सुमित जी. हाँ सुमित जी, आज कोई निफ्टी का कॉल ऑप्शन के बाद स्टॉक्स में कोई एक्शन दिख नहीं रहा आपके? अनिल जी, बहुत डल सा मूव है, और मार्केट भी मेरे को लग रहा है कि पार्टी के माहौल में है, तो ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है मार्केट के अंदर. तो आपकी कोई अभी तक बुकिंग हुई नहीं क्या? फाइनल कहाँ जाना है वो डिस्कशन वो चल रहा है? कौन सा चल रहा है डिस्कशन? अनिल जी, मैं आउट ऑफ बॉम्बे बैठा हूँ, मैं बाहर बैठ के आज शो कर रहा हूँ. हाँ, लग ही रहा है. तभी बार बार मेरी टीम बोल रही कि जिस जगह बैठे हैं वहाँ पर इंटरनेट नाम के लिए है, तो अगर सुमित जी का फोटो ना दिखे, खाली आवाज आए, तो भी काम चला लेना है. बराबर है. किसी अज्ञातवास में है सुमित जी. लेकिन लगता है कोई अच्छी जगह ही बैठे हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है नए साल में जो कुछ बड़ा होने वाला है उसके बारे में जानने का. क्या क्या ऐसी इवेंट्स हैं जो नए साल में हो सकती है, 2023 में हो सकती है, जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? वो कॉर्पोरेट इंडिया से रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, खेल से हो, एंटरटेनमेंट से हो, यानी कि जो कुछ भी आपकी इंटरेस्ट की और रुचि की चीजें हैं वो 2023 में क्या क्या होंगी. तैयार है हमारे साथ वरुण तैयार है. वरुण बताएंगे आपको नए साल के बड़े बड़े आयोजन क्या है. बताएं वरुण, क्या क्या करने वाले हैं आप? तो अनिल जी, करने को तो बहुत कुछ है. हालांकि 2022 में हमने देखा था कि इवेंट्स काफ़ी सारे थे, लेकिन सरप्राइज इवेंट्स काफ़ी सारे मिल गए थे. तो उम्मीद करते हैं कि 2023 में ऐसे सरप्राइज इवेंट्स ना मिले. लेकिन जो जानते हैं हम इवेंट्स को, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले मार्केट को रिलेटेड जो इवेंट्स है उसके बारे में, तो उसमें सबसे पहले तो T+1 सेटलमेंट जो है, फाइनली हर एक स्टॉक में आपको 2023 फरवरी से T+1 सेटलमेंट मिलने वाला है.
इसकी शुरुआत 2022 से हो चुकी थी, लेकिन सारे के सारे स्टॉक्स जो है उनमें T+1 सेटलमेंट नहीं था। अब 2023 में सभी स्टॉक्स में T+1 सेटलमेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 31 मार्च 2023 तक आपके पास समय है। नॉमिनेशन जो है वो आप करवा दीजिएगा। अगर नहीं करवाया तो आपके यूनिट्स जो है वो भी फ्रीज हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप नजर रखिएगा। अब आते हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स। तो गाड़ियां एज यूजुअल 1 जनवरी से महंगी होती है और सबने इस बार भी ऐलान कर दिया है कि हम अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं, तो ये एक चीज है। इसके अलावा बैंक्स में नजर रखिएगा, क्योंकि बैंक्स को जो एफएक्स एक्सपोजर है उसके चलते करीब 20 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की अतिरिक्त प्रोविजनिंग जो है वो करनी पड़ेगी, तो इसका असर आपको बैंक्स की प्रोविजनिंग पे देखने मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में कोयले का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हालांकि वैसे भी ज्यादातर वहां कोयला इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का अगर कोई कर भी रहा होगा तो वो भी बंद होगा, क्योंकि पोल्यूशन की काफी दिक्कतें हैं। इसके अलावा रेटिंग एजेंसीज जो खुद स्वतंत्र जांच करने के बाद ही अब क्रेडिट एनहांसमेंट रेटिंग जो है वो दे पाएंगी। पहले ये आउटसोर्स करती थी, अब वो नहीं कर पाएंगी। मर्जर्स जो बड़े ऐलान 2022 में हुए थे वो कंप्लीट होंगे 2023 में, तो इसमें खासकर एचडीएफसी बैंक का मर्जर और पीवीआर और आयनॉक्स का मर्जर, ये दो इंटरेस्टिंग मर्जर है जहां पे नजर रहने वाली है। ऑटो कंपनीज के लिए काफी सारे नियम चेंज होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2023 से भारत एनकैप जो है वो लागू हो जाएगा, यानी कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है ऑटो कंपनीज के लिए वो लागू हो जाएंगे। साथ ही साथ जो सरकारी यानी कि केंद्र और राज्य की गाड़ियां हैं, जो सरकारी कर्मचारी गाड़ियां यूज करते हैं, 15 साल बाद अब उनमें स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो लागू हो जाएंगी, यानी कि स्क्रैप हो जाएंगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2023 से पैसेंजर व्हीकल्स में 6 एयरबैग्स जो है वो अनिवार्य होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। अब आते हैं ग्लोबल इवेंट्स पे। तो ग्लोबली सबसे इंपॉर्टेंट तो चाइना है, क्योंकि उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शंस कम किए हैं, लेकिन 8 जनवरी से पूरी तरह से चाइना ओपन अप होने वाला है। इसके अलावा याद रखिएगा किंग चार्ल्स 3 जो है उनका कोरोनेशन है लंदन में, यानी कि जो ताजपोशी होती है वो उनकी होने वाली है लंदन में 6 मई को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। पाकिस्तान और यूक्रेन में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है, तो यहाँ नजर रखिएगा। इनफैक्ट इलेक्शन तो हमारे देश में भी है और काफी सारे स्टेट इलेक्शन है। आप देखिए त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, करीब करीब 10 एक स्टेट के आसपास है जिनके इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम ऑलरेडी इलेक्शन फेज में चले जाएंगे। इसके अलावा G20 की जो समिट है न्यू दिल्ली में होने वाली है सितंबर के महीने में, यहाँ पे नजर रखिएगा। आखिरी में स्पोर्ट्स इवेंट बता देता हूं, तो आईपीएल सीजन 1, अब आईपीएल सीजन 1 इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि ये वुमेन्स आईपीएल है और पहले बार वुमेन्स आईपीएल होने वाला है 3 मार्च से 26 मार्च के बीच में। एशियन गेम्स चाइना में होने वाले हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में, और आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस का ये भी होने वाला है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पे भी आपको नजर रखनी है। तो काफी इवेंटफुल रहने वाला है 2023। सरप्राइजेस ना मिले तो अच्छा है, लेकिन हाँ ऐसा होता नहीं है। सरप्राइज मिले तो चलेगा, शॉक ना मिले। अच्छा चलिए ठीक है, झटके ना लगे, बिना झटके लगे तो काम चल जाएगा। तो सेठी साहब आप 2023 में आप क्या ऐसी एक इवेंट जो आप चाहते कि हो जाए ताकि मतलब बाजार का मूड माहौल ठीक रहे, एक कोई भी आपकी इच्छा? अनिल जी 2 इवेंट तो मैंने पहले ही बताए थे। एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए और हुआ नहीं दूसरा चाइना से। अभी तक नहीं हुआ? नहीं अभी कहाँ खत्म हुआ अनिल जी। अरे आप मतलब आप शाम को भी बिजनेस न्यूज चैनल ही देखा करो। आप जनरल न्यूज चैनल देखोगे तो आपको लगेगा खत्म नहीं हुआ। जनरल न्यूज चैनल नहीं देखता हूँ, लेकिन अनिल जी अभी भी वो चिंगारी लगी हुई है, तो लोगों को थोड़ी मन में हमेशा चिंता लगी रहती है कि कब फ्लेयर अप हो जाए ऐसा। और दूसरा चाइना से जो कोविड की दिक्कतें हैं वो भी दुनिया से कोविड खत्म हो जाए, तो उसके बाद तो फिर वारे न्यारे है। यूएस में इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ब्याज दरें भी घटनी कम हो जाएगी, तो ये सब इवेंट्स के बाद हमारे बाजार में तो फिर, और इंडिया जिस तरीके से जितने स्वीट स्पॉट पे है, तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि भारतीय बाजार अच्छा करेंगे। इस साल भी हमने आउट परफॉर्म किया है सभी डेवलप्ड मार्केट्स को, वहाँ पे तो 15-20% का कट है और हम स्टेबल है, मतलब कोई रेंज बाउंड ही है, कोई ज़्यादा गिरे नहीं। ओके जैसे मैंने जनरल न्यूज चैनल बोला, ऐसा खंडन किया तुरंत प्रभाव से सेठी साहब ने कि जैसे मतलब मैं उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा हूँ कि शाम को जनरल न्यूज चैनल क्यों देखे। ऐसा कोई ऐसा मतलब ऐसा घुमाते घुमाते देख सकते हैं, चैनल घुमाते, ऐसा कोई मना ही नहीं है। मतलब चिपक के घंटे 2 घंटे ना देखें, क्योंकि वो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए क्योंकि आपको तो सुबह सुबह वापस से पिक्स निकालनी होती है, रिसर्च करनी होती है, स्टॉक्स देने होते हैं, बहुत क्वालिटी काम करना होता है। पूछो जैन साहब को, जैन साहब नहीं देखते हैं? जैन साहब देखते हैं आप? 2-3 चीजें देखता हूँ, एक कपिल शर्मा का शो और सुबह देखता हूँ अनिल सिंघवी जी का शो और इंडियन आइडल। उसके अलावा मैं टीवी पे कुछ नहीं देखता और बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लेते हैं।
बाकी जनरल न्यूज चैनल में तो बाप रे चिल्लाने की आदत वैसे ही बहुत और बढ़ जाएगी। आई नो, बट उम्मीद करें कि अच्छा कंटेंट सब जगह देखने को मिले। हमने तो शाम को काफ़ी कुछ तैयारी इसी हिसाब से की कि आपको कुछ बढ़िया देखा और दिखाया जाए। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है जैन साहब की दूसरी पिक लेने का। तो बिगुल के साथ ली जाए न्यू ईयर पिक। बताएं जैन साहब। बिल्कुल एक बेहतरीन स्टॉक है रोलेक्स रिंग्स। अगेन एक गजब की कंपनी है। इस स्टॉक को भी मैं काफी दिनों से रडार पे था और कोशिश कर रहे थे कि नीचे आए, और इस बार जब ये अभी करेक्शन आया लास्ट फ्राइडे को, तो इसने भी अपने 200 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया। और सबसे बढ़िया बात है, इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में वरिंदर बंसल जी ने, जो 9:45 पे उनकी पिक आती थी वीकली पिक, तो उसमें इन्होंने दिया और बहुत अच्छे से स्टडी करके उन्होंने दिया था, बहुत सारी डिटेल्स कवर की। और ये अगस्त 2021 में इसका आईपीओ आया था, और इनका एक पार्टनर था जो कि उन्होंने पूरा एग्जिट लिया, और उसके बाद इन्होंने कुछ फंड्स इससे इक्विटी में भी इन्फ्यूज किया। तो अब फंडामेंटल्स भी देखिए गजब के है। सबसे बढ़िया बात है, एक बहुत पुरानी कंपनी 1980 से कार्यरत है और फोर्ज्ड ऑन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। तो फोर्जिंग्स की वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज है इंडिया के अंदर, और ग्लोबल सप्लायर है, मतलब हॉट रोल्ड फोर्ज कंपोनेंट्स, बेरिंग रिंग्स, और ये वेरियस सेगमेंट्स यानी कि व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीनरी में, विंड टर्बाइंस में और रेलवेज में। और इनका मैंने चैनल चेक किया हुआ अनिल जी, इनके अनलिस्टेड पेयर भी जयपुर में है, काफी बड़ा काम उनका भी है। तो ओवरऑल इस इंडस्ट्री के बारे में भी रिसेंटली कोई शादी में डिस्कशन में आया, तो मैंने पूरा सिस्टमैटिकली और समझा। तो द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। अच्छे खासे इनके प्लांट्स है, राजकोट गुजरात बेस्ड कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है, इनकी जो ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में गजब की रही है, और 31-31.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 29-30% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। पिछले 3 साल में अगर प्रॉफिट की कैगर 31%, जो कि बहुत ही बेहतरीन मानी जाएगी। और डेट्स को भी कोई बहुत ज्यादा है नहीं, इनके 171 करोड़ के डेट्स है, तो बहुत ही डेट इक्विटी रेशियो भी जनरली जब प्लांट्स और एक्सपेंशन और कैपेक्स करते हैं तो जनरली क्या रहता है। और फिर मैं देखा सितंबर 2021 में इनका जो रिजल्ट था वो 33 करोड़ का पैट था, उसके सामने 49 करोड़ का पैट। और लास्ट क्वार्टर में भी जून 2022 में 50 करोड़ का पैट। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम पे बैठी हुई है कंपनी, अगेन 168 करोड़ का। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दैट इज एक्सीलेंट। मतलब रिटेल पब्लिक का तो बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है, सिर्फ 6.5%। बाकी डीआईआई करीब 33% होल्ड करते हैं, एफआईआई करीब 3.25% होल्ड करते हैं, और प्रोमोटर्स की भी 58% के लगभग है। तो इस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक गया हुआ है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे लेना चाहिए स्टॉक को। और जो टारगेट है 2030 और 2050, और ऊपर के लेवल इसने 2200 पे दिखाए हुए। ओके, तो रोलेक्स रिंग्स है वो स्टॉक जो जैन साहब की पसंद का है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय जैन साहब के लिए की तरफ से आती हुई 2023 की पिक के तौर पर ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई दिखी है, एकदम इनफैक्ट पिछले 2-3 मिनटों में ही गिरावट बढ़ती दिखी। अभी अभी बैंक निफ्टी 42,150 के आसपास था, सीधा 42,900, 250 पॉइंट बैंक निफ्टी एकदम तेजी से आया है नीचे, और निफ्टी भी करीबन 50 पॉइंट एकदम नीचे आता हुआ दिखा। तो पिछले जबकि डाउ फ्यूचर्स वहीं 115 पॉइंट नीचे, तो आखिरी मिनटों में एकदम देखिए डिप आया, सडन डिप आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग है। एचडीएफसी गिरा है, एचडीएफसी एचडीएफसी ने ड्रैग किया है, इंडसन गिरा है, ओके, एलएनटी गिरा है, एचडीएफसी बैंक गिरा है, वही दिग्गज बैंक्स गिरे हैं बेसिकली, इन्होंने ड्रैग किया। आईटीसी भी गिरा है, आईटीसी भी गिरते हैं। ओके, तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। आइए देखते हैं कहाँ सेटल होते हैं बाजार। थोड़ा और वक्त है, आखिरी आधे घंटे में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब तक आइए, जी बिजनेस ने 2023 के लिए बाजार के दिग्गजों के बीच में एक बड़ा पोल करवाया है और जानने की कोशिश की है कि बाजार के सारे लोग मिलकर क्या सोच रहे हैं 2023 के बारे में। आशीष हमारे साथ है इस वक्त पोल की सारी डिटेल्स लेकर। आशीष बताइए क्या कुछ निकल कर आया है मेगा पोल में? सर बहुत सारे सवाल पूछे और सभी जानकारों को शामिल किया, टेक्निकल जो, फंडामेंटल जो, या ब्रॉडली भी अगर आप देखें तो जो मार्केट्स को ट्रैक करते हैं इनसे भी काफ़ी सारे सवाल किए। तो पहला सवाल हमारा ये था कि साल 2023 में अगर निवेश करना है तो पैसा कहाँ बनेगा, कहाँ पर निवेश किया जाए। 4 विकल्प दिए थे हमने, इक्विटी, गोल्ड, डेट और रियल एस्टेट। लेकिन सर हैरत की बात है कि किसी ने भी डेट या रियल एस्टेट का नाम बिल्कुल दूर दूर तक नहीं लिया। एक भी जानकार ऐसा नहीं था जहां पर सहमति उनकी नजर आती हुई। लेकिन इक्विटी पे सबका भरोसा लगातार बना हुआ है। 74% बाजार के जानकार ये मान रहे कि यहाँ पर जो है
पैसा आपको इक्विटीज में ही देखने को मिलेगा। हालांकि 26% ये भी कह रहे कि हो सकता है कि साल 2023 थोड़ा सा चैलेंजिंग देखने को मिले, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी काफी ज्यादा है, तो 26% का भरोसा है कि सोने को भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अब ये पूछा हमने कि अगर इक्विटीज में पैसा बन रहा है तो ये बताइए कि इंडेक्स में कितना पैसा बनेगा। बहुत सारी रेंजेस के विकल्प दिए हमने, 5%, 10% की गिरावट की भी बात की, 15 से 20% का भी विकल्प जानकारों को दिया, लेकिन कोई भी जो है गिरावट का जो है अनुमान लगाकर नहीं चल रहा। लगभग 54% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि आपको 5 से लेकर 10% तक के रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और 10 से लेकर 15%, 46% बाजार के जानकारों का भरोसा है। सेक्टर की बात की तो सेक्टर कौन सा जो फोकस में रहना चाहिए, तो देखिए बैंकिंग पर 72% बाजार के जानकारों का भरोसा है कि यहां पर आपका पैसा बन सकता है। मेटल्स पर भी उम्मीदें हैं, 28% बाजार के जानकार ये बता रहे कि 2023 के लिए अगर आप किसी को एक सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो मेटल पर भी 28% बाजार के जानकारों का भरोसा है। ये भी पूछा सर हमने कि कौन से सेक्टर से दूर रहें, तो फार्मा यहां पर अगर आप देखें तो मेजर कंसेंसस आ रही है, 55% बाजार के जानकार ये कह रहे हैं कि फार्मा 2023 में रिटर्न नहीं देगा, इसको अपने पोर्टफोलियो में मत जगह दीजिए। और आईटी पर भी देखें तो भरोसा घटा है, 45% बाजार के जानकार ये कह रहे हैं कि आईटी भी अंडर परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक्स भी पूछे, लेकिन सर स्टॉक सबकी अलग अलग राय, लेकिन हमने ये देखा कि अधिकतर जानकारों से जो कुछ कॉमन नेम्स निकल कर आए हैं, 2 नाम है मैं आपके सामने रखता हूं, फेडरल बैंक और आईटीसी। यहां पर ब्रॉडली अगर आप देखें तो काफी सारे बाजार के जानकार ऐसे हैं जिनका इन 2 स्टॉक्स के ऊपर भरोसा है। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक और आईटीसी अगले साल के 2 स्टॉक। क्या बात, इस साल अच्छा रनअप के बाद भी आईटीसी मजबूती और फेडरल बैंक भी, ये 2 स्टॉक ज्यादा निकल कर आए हैं। जी सर, और बाकी पैसा सबसे ज्यादा इक्विटी में बनेगा। इक्विटी, ओके, बढ़िया है। तो ये है, और आईटी अभी भी किसी को लेना नहीं है कोई नहीं ले रहा, किसी को नहीं लेना। सबसे ज्यादा बुलिश किस पे सर? सबसे ज्यादा बैंकिंग, 72% बैंकिंग के ऊपर अभी भी। बैंक्स पर अभी बुलिश है। वैसे बैंक्स की कमाई तो होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में बाजार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। 43,000 के नीचे फिसलता हुआ बैंक निफ्टी और 18,100 के करीब है निफ्टी भी। लेट्स सी आगे किस तरह का एक्शन बनता है। तो थोड़े वोलेटाइल मार्केट हैं ही। आइए, इस बीच जैन साहब आपको 2 पिक्स दे चुके हैं। पहली दी है जैन साहब ने टालब्रोस इंजीनियरिंग, दूसरा दिया है रोलेक्स रिंग्स। जैन साहब हैट्रिक लगा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जैन साहब तैयार है, बिगुल तैयार है, पिक भी तैयार है। बताइए जैन साहब। पिछली 2 कंपनियां मैंने 1980 की बॉन्ड कंपनियां दी थी, इस बार 1977 बॉन्ड कंपनी, 1977 से कंपनी कार्यरत और एक बहुत पुरानी कंपनी, और मैं बहुत सालों से टाइम से तब भी इसके बारे में सुनते थे, और कंपनी बहुत जबरदस्त है और इनफैक्ट पायनियर है। इनफैक्ट ये ब्लास्ट होल ड्रिल्स और वाटर वेल ड्रिल्स बनाने में, और काफी सारे एप्लीकेशंस है इनके, देखिए माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, एक्सप्लोरेशन में, तो इस तरीके के पिछले 4-5 डिकेड से अच्छा काम कर रही है। और करीब 1000 से ज्यादा ड्रिलिंग रिग्स इन्होंने वर्ल्ड वाइड सप्लाई किए हैं, तो इसलिए और कॉन्फिडेंस आता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी के जो पेडिग्री है वो बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है, और फंडामेंटल्स भी गजब के चेंज हुए हैं। बीच में कुछ क्वार्टर्स हल्के गए थे, बट अब गजब का काम कर रही है कंपनी। और कंपनी के अगर रेवेन्यूज की बात करें तो देखिए, ड्रिलिंग इक्विपमेंट से तो 47% रेवेन्यूज आते हैं, और आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी भी है इनका एक डिवीजन जिसका नाम सीमेक है, और वहां पे ये लोग कंसल्टेंसी देते हैं अलग अलग उसमें, तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ये सारे बहुत बढ़िया इनफैक्ट मार्जिन वाले काम होते हैं, तो उससे 53% रेवेन्यूज आती है। और अब देखिए 15 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 73% करीब प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, और पिछले 7 साल की प्रॉफिट की कैगर भी 16-17% के लगभग रही है। और उससे बढ़िया बात है, जो पिछला क्वार्टर गया वो गजब का गया है, सितंबर का क्वार्टर गजब का, इनफैक्ट टॉप लाइन पूरा डबल हुआ है यहाँ पे, हालांकि मार्जिन कम हुए थे बट टॉप लाइन पूरा डबल, 5 करोड़ के सामने 14 करोड़ का पैट, यानी कि 3 गुना प्रॉफिट्स हो गए, और पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छा पैसा कमाया, और 22 करोड़ रुपए की टीटीएम बेसिस पे पैट है, 323 करोड़ की कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात एक और है, जो प्रोमोटर्स का मैंने कहा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न और ये सारी अगर हम देखते हैं तो कॉन्फिडेंस और अच्छा आता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। और पिछला जो एक करेक्शन आया फ्राइडे का, तो उसमें ये 50 डेमा पे सपोर्ट लिया कंपनी ने, और 1288 के ऊपर के लेवल्स दिखाए हुए हैं। तो मैं वापस से कहूंगा कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लिया जाए।
रेवती इक्विपमेंट्स 1230-1250 के टारगेट के लिए। 30 और 1250 के टारगेट के लिए रेवती इक्विपमेंट, ये है वो स्टॉक जहां पर जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। 1075 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे 1230 से लेकर 1275 के लक्ष्य लेकर चलें आप, ये आपके लिए जैन साहब की तरफ से राय। फिर से रिकवरी की कोशिश हो रही है बाजार की। 18,100 के ऊपर आता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी अब 43,000 के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो दीप जो 18,075 फाइनल सपोर्ट था जी, वहाँ पहुंचा है 18,080 के आसपास, और वहाँ से फिर कोशिश कर रहा है घूमने की। और 42,850 जो लेवल आपको चाहिए था 42,833 मिल गया। अब यही है, झटके तो लगातार। और जब हम दे रहे थे वो बात कही थी नहीं, अभी 2:30 बजे भी हम यही बोल रहे थे कि आएगा नीचे, तो आप आराम से टुकड़ों में लीजिए। एग्जैक्ट वॉलेटिलिटी अब ये पिछले 3 मिनटों में क्यों गिरा, क्यों वापस बढ़ रहा है, ये अंदाज लगाना मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी रहती तो ऐसे में आप अपने लेवल के हिसाब से चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके लिए। डन सर। कमोडिटीज के लिए नेहा जी आई हैं। नेहा जी स्वागत है आपका। पिछले साल आपने बहुत उठापटक मचवाई है पूरे मार्केट में। करेक्ट। तो जरा पूरे साल की एक बार रिपोर्ट बताइए, आपने क्या क्या किया है कमोडिटीज में? बिल्कुल, उतार चढ़ाव तो रहा है डेफिनेटली, लेकिन कमाई भी बहुत बेहतरीन हुई है। 2-3 पार्ट्स में ये थोड़ा लिंक डिवाइडेड है। पहला तो मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रदर्शन बता देती हूँ। एनर्जी स्पेस में कमाई अच्छी हुई है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, नेचुरल गैस हो, कोयला हो। कोयले का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा है। न्यू कैसल फ्यूचर्स की अगर बात करें तो ट्रिपल डिजिट गेन्स हमने वहां बनते हुए देखे। कच्चा तेल ब्रेंट 8% चढ़ के बंद होता दिख रहा है। एनजी में भी, नेचुरल गैस में भी 21% की स्ट्रेंथ दिख रही है। सोना चांदी थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में फ्लैटिश मामला रहा। जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आई वो हमने आखिरी के क्वार्टर में देखी। लेकिन नोटिसेबल फैक्टर यहां पर यह है कि इन जिन कमोडिटीज का मैंने जिक्र किया उसमें ग्लोबल मार्केट के बजाय घरेलू वायदा में प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा है। और वो क्यों? क्योंकि रुपया यहां बड़ी तेजी से कमजोर होता हुआ दिखा। सालाना आधार पर हम पहले भी बता चुके हैं दर्शकों को कि यहां पर अच्छा खासा करेक्शन आया, ऑलमोस्ट 10-11% कमजोर हुआ है। तो उसका फायदा कमोडिटीज को मिला है और यही कारण है कि घरेलू वायदा में देखा जाए तो कच्चा तेल 14%, नेचुरल गैस 35%, 50% से अधिक का रिटर्न कमाकर निकल ने दिया है और 15 से 13% तक की स्ट्रेंथ हमने गोल्ड और सिल्वर में बनते हुए देखी है। कुछ एक एग्री कमोडिटीज हैं जिनमें भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखा। मक्का, सोयाबीन, रॉ शुगर, गेहूं, ये सब कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिन्होंने इस साल अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन मेटल्स इतने लकी साबित नहीं हुए। एक निकल को छोड़ दें तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, यहां सब हमने नेगेटिव रिटर्न ही बनते हुए देखे हैं। मेजर फैक्टर्स कौन से रहे हैं? दरअसल जो रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसमें सप्लाई की किल्लत की सिचुएशन और आशंकाएं सामने आई जो रिकॉर्ड स्तर पर कीमतों को ले गई। फिर हमने देखा इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ा तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने एक के बाद एक रेट हाइक की यहां पर अपनी पॉलिसीज में चेंज करना शुरू किया। डॉलर इंडेक्स इससे काफी बलवान हुआ। यूरोप, चीन, अमेरिका में फिर रिसेशन वाले खतरे मंडराने लगे। तो ये प्रमुख फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से हमने इतनी उथल पुथल मचते हुए देखी है। लेकिन क्या उतार चढ़ाव भरा माहौल खत्म होगा? नहीं। 2023 का आउटलुक है वो सामने रख देते हैं दर्शकों के। बेस मेटल्स एक लल झेलने के बाद, सुस्ती झेलने के बाद एक अच्छा साल बनता हुआ दिख रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स और कॉमर्स बैंक ये सब मानते हैं कि कॉपर के लिए 2023 एक बेहतर साल साबित हो सकता है। जिंक, एल्यूमिनियम, निकल, यहां पर भी कुछ अच्छे प्रदर्शन की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि सिटी एक अपवाद है, उन्होंने माना है कि निकल की कीमतों में यहां से करेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एनर्जी स्पेस की। इस साल तो बहुत रुलाया है एनर्जी ने अपने उतार चढ़ाव से और महंगे कच्चे तेल से भी, लेकिन अगला साल इतना अच्छा रहने वाला नहीं है। अधिकतर कंपनीज, बैंक्स और ब्रोकरेजेस मानते हैं कि नेचुरल गैस की कीमतों में कुछ प्रेशर रहेगा, मजबूत होंगी लेकिन $5.5 के आसपास हम इनका एवरेज बनता देखें। और जहां तक कच्चे तेल का सवाल है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आया। उन्होंने 24 घंटे में $20 अनुमान यहां पर घटा दिया है। अमूमन सभी मान के चल रहे हैं कि $90 से $100 के बीच में कच्चा तेल आपको एवरेज होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये है आपके लिए कमोडिटी बाजार का आउटलुक। ऊपर की तरफ $92 से $100, इसके ऊपर नहीं दिख रहा है। हाँ, इससे ऊपर ले जाने में मतलब 3 डिजिट से ऊपर चाहिए। अगर आपको दिख भी जाए तो वहां सेटल आउट नहीं होगा। टच एंड गो वाला मामला रहेगा। टच एंड कम बैक। ओके, टच एंड कम बैक। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा अगले साल के लिए आउटलुक। और नेहा जी का कच्चा तेल अगर ना बढ़े तो बाकी तो हम सब संभाल लेंगे। नेहा जी, बस आप खाली कच्चे तेल को संभालिए, बाकी आपकी जो मर्जी इसमें तेजी करिए। मेटल में करिए, शुगर में करिए, खाने पीने के कॉपर, एल्यूमिनियम, दे आर लुकिंग फॉर। क्योंकि चाइना भी खुल रहा है तो उन सब का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। चाइना के भरोसे आप फॉर्म मत कर देना। नहीं, वो तो मैं आपको साल की शुरुआत में कह भी चुकी हूँ कि न्यूज़ चैनल चाइना बंद भी कर सकते सारे सारे।
तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा कमोडिटी बाजार का हाल और तैयार है सेठी साहब एक और बिगुल आज चूंकि लाइव हमारे साथ साक्षात दर्शन देने के लिए तैयार है। और जो कुछ बाजार में पिछले आधे घंटे में गिरावट आई है वो उन्हीं की वजह से भी आती हुई दिखी। क्यों, अगर आप देखेंगे सेठी साहब को तो आपको पता चल जाएगा। बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, ये लाल रंग की टी शर्ट तो बुल्स को भड़काने के लिए और एक्शन में रखने के लिए पहनी हुई है। पहले बताना चाहिए था ना, आपका टारगेट बुल्स को भड़काने का है, लोगों ने कुछ गलत मतलब निकाल दिया। बताएं सर जी। अनिल जी, जो एक और स्टॉक जो रडार पे आया है एज ए शॉर्ट टर्म पिक, अनिल जी एक होटल स्टॉक है और मैं इस सेक्टर पे बुलिश रहा हूँ। स्टॉक का नाम है EIH लिमिटेड, मतलब EI होटल्स के नाम से ट्रेड करता है। 175 176 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त होटल ग्रुप है, मतलब ओबेरॉय होटल जो ग्रुप है वो कंपनी है ये। इनकी 20 तो ओबेरॉय ब्रांड की होटल प्रॉपर्टीज है, 10 होटल्स है ट्राइडेंट। फिर दिल्ली में एक मेडियंस नाम की 55 रूम्स की होटल है, वो भी इसी कंपनी में आती है। तो ऑल इन ऑल टोटल 33 होटल है इन 7 कंट्रीज, 15 से ज्यादा लोकेशंस में और 5000 कमरे हैं। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स, एक स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रॉपर्टीज है। मुंबई में भी देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी नरीमन पॉइंट पे और एक BKC में है। बाकी जिस तरह से होटल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मैंने कई स्टॉक्स इस सेक्टर से रिकमेंड किया। हाल ही में लेमन ट्री रिकमेंड किया था जिसने जबरदस्त परफॉर्म किया। फिर ताज GVK भी मेरा फेवरेट रहा और इंडियन होटल्स पे तो मैं काफी बुलिश रहा हूँ, कई बार रिकमेंड किए। तो जिस तरह से होटल सेक्टर में एक तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स अच्छे हैं, मतलब जबरदस्त है, पूरे सोल्ड आउट रहते हैं। फिर टैरिफ भी इनको अच्छी मिल रही है। मुझे लगता है इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे होटल स्टॉक्स के, बहुत ही दमदार नतीजे रहेंगे। और सितंबर तिमाही भी इस कंपनी की अच्छी थी। 22 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 27 करोड़ का नुकसान था। फिर ये कंपनी जो इसकी ग्रुप कंपनी है EIH एसोसिएटेड होटल्स, जो एक और लिस्टेड स्टॉक है, उसमें अराउंड 37% स्टेक ओन करती है, तो उस लिहाज से भी वैल्यू भी थोड़ी बढ़ती है। बाकी FIS बुलिश है, अराउंड 17.62% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निप्पॉन, L&T, HDFC, ICICI, IDFC सभी हैं। और इसमें 2 और कंपनियां, जो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज अराउंड 18-19% स्टेक ओन करती है। फिर ITC जिसका भी एक होटल का कारोबार है, वो अराउंड 14%, 13.69% स्टेक ओन करती है। तो कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी कभी भी हो सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट है 195 का, स्टॉप लॉस रखना है 170 का। 170 का स्टॉप लॉस और 195 के टारगेट के लिए EIH लिमिटेड, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी भी एक पिक। सुमित के सुपर। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, सेल कॉल रडार पे है। सडन सेलिंग आई है मार्केट के अंदर और क्लोजिंग लास्ट आधे घंटे के अंदर सेलिंग प्रेशर स्टॉक्स में भी आ रहा है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो अभी फ्यूचर्स में चल रहा है 1085, 1085। फार्मा सेक्टर का सिप्ला के अंदर गिरावट आ रहा है। सिप्ला के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और पिछले 5-7 दिनों से सिप्ला ऊपरी लेवल से दबाव ही दिखा रहा है। तो सिप्ला के अंदर यहाँ पे सेल करके काम करके चलने का सलाह रहेगा। 2-3 दिनों के अंदर मेरे को लग रहा है कि सिप्ला में यहाँ से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 1100 का स्टॉक के अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा, 1085 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बिक्वाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 1070 और 1060 ये लेवल सिप्ला के अंदर 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिक्वाली करें सिप्ला करके चलें सिप्ला, ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से सेल कॉल इस समय आती हुई दिख रही है। तो फार्मा जो पिछले हफ्ते डार्लिंग था बाजार का, अब आपके लिए नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिख रहा है। पर आइए एक और स्पेस जहां पर हमने एक्शन देखा है और वो है आपके लिए गोल्ड ज्वेलर रिटेलर्स। यहां पर एक खास रिपोर्ट क्रिसिल की तरफ से आती हुई दिख रही है आगे के आउटलुक को लेकर। आइए एक बार जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, वैसे भी हमने देखा है टाइटन कुछ दिनों से बजिंग है, आज भी थोड़ा एक्शन दिखा रहा है, बट पूरे सेक्टर पर क्या कह रहा है क्रिसिल? तो दीप, क्रिसिल की रिपोर्ट है और ये कह रही है कि FY23 तो इन कंपनियों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वार्टर्स निकल चुके हैं, एक क्वार्टर भी निकल ही चुका है जिसके रिजल्ट्स आना बाकी है और इसके बाद Q4 बाकी है। तो स्टार्टिंग में जो फीलर्स आए हैं उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि FY23 में अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन बढ़त देखने मिलने वाली है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो काफी अच्छी रही है। इसके लिए हाई बेस पे भी यानी कि 36% के आसपास की ग्रोथ पिछले बार देखने मिली थी, इस बार भी करीब 23 से 25% के आसपास की ग्रोथ जो है वो देखने मिलेगी। इनफैक्ट वॉल्यूम्स जो है
इस बार FY23 के एंड होते होते प्री कोविड लेवल पे पहुंचने वाले हैं, ये रिपोर्ट कहती है। तो FY23 का तो इन्होंने बताया, लेकिन FY24 में अगर आप देखेंगे तो शायद सेकेंड हाफ तक आपको ग्रोथ थोड़ी धीमे होते हुए नजर आएगी। एक तो हाई बेस का इंपैक्ट देखने मिलेगा, दूसरा डिस्पोजेबल इनकम जो है उसमें कमी आने का यह अनुमान लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसका इंपैक्ट शायद आपको FY24 के सेकेंड हाफ तक देखने मिलेगा। इसके लिए FY24 के सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत धीमी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। इकोनॉमी की हालात को लेकर भी अनसर्टेनिटी है, इसके लिए शायद जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें कमी आ सकती है। इसके बावजूद भी FY24 में जो गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट है उसमें 8 से 12% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान ये लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो FY22 में 23 से 25 थी उससे तो ये काफ़ी कम है। सिर्फ यही नहीं, ये कंपनियां जो मार्केटिंग स्पेंड्स कर रही है, साथ ही साथ जो स्टोर एक्सपांशन कर रही है, इसके चलते गोल्ड ज्वेलरी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। आधा से 5% के आसपास की कमी जो है पूरे सेक्टर में ये अनुमान लगा के चल रहे हैं। यानी कि FY23 तो अच्छा रहेगा, FY24 में ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है हाई बेस के चलते और इकोनॉमी के दिक्कतों के चलते, और मार्जिन प्रेशर जो है वो शायद गोल्ड सेगमेंट में आने वाले साल यानी कि FY24 में आपको थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है। तो ये है आपके लिए गोल्ड ज्वेलर्स, जिसके लिए आने वाला साल, आने वाला समय बहुत ही बढ़िया रह सकता है। चलिए इन पर भी रखेंगे नजर, और टाइटन तो स्पेशली आज आउट परफॉर्म कर रहा है। इस हफ्ते टाइटन के लिए अच्छी मूव आपने देखी है। पर आखिरी 10 मिनट बाकी हैं इस साल के ट्रेडिंग सेशन में। जानते हैं अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स है अनिल जी, तो ऑलमोस्ट वहीं पर है जहां पर लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी ली थी। आधा % नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। हमारे बाजार में थोड़ा शार्प रिएक्शन आया, अदरवाइज यूरोप में भी कुछ ऐसी मूव नहीं है। बाकी कमोडिटीज भी थोड़ी स्टेबल ही दिख रही है, कच्चा तेल भी हल्का सा ऊपर से गिरा है। क्या करके जाना है सर? दीप, थोड़ा सा आई थिंक आखिरी आधे घंटे में थोड़ा सा एक शार्प मूव जरूर आया है, लेकिन सपोर्ट रेंज के आसपास से 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन 43,000 से कोई खास नीचे बंद होने जैसा भी नहीं दिख रहा है। 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो आई थिंक सेफ है। 42,800 का पुट ऑप्शन लेकर आप अपनी तेजी की पोजीशन को हेज कर सकते हैं, या 42,700 का, जो भी आपको ठीक लगे। पहले बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, 42,700 या 42,800 का पुट ऑप्शन रखकर आप हेज कर सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट हैं तो आप 43,300 का कॉल ऑप्शन लेकर आप हेज कर सकते हैं। हेजिंग रख ले, क्योंकि सोमवार को 200 से 300 पॉइंट ऊपर या नीचे ये मूव बैंक निफ्टी में बन सकता है। नीचे की तरफ 42,700 800 हो सकता है, ऊपर की तरफ 43,300 400 की रेंज तक जा सकता है। तो उस रेंज के हिसाब से अगर गैप से कहीं ऊपर या नीचे ओपनिंग मिले तो आपको उसकी हेजिंग रखनी चाहिए। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, 18,100 के आसपास हम बंद हो रहे हैं। अच्छी क्लोजिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं 18,000 का पुट लेकर चल सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 18,300 का कॉल लेकर चल सकते हैं, हेजिंग रखें। तो ओवरऑल मार्केट का रुझान ठीक है। लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बना रहे हैं, या अगर पहले से है तो इस कंडीशन पर रखें। या तो आपके पास पुट ऑप्शन होना चाहिए हेज करने के लिए, या फिर दूसरा तरीका ये कि अगर नीचे खुले तो आप और ऐड करने की ताकत रखें। अदरवाइज फिर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट रखकर चलें साथ में। ये ठीक है जी। तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय। इस समय रिस्क थोड़ा आप मैनेज कर लें। थोड़ा बाजार लड़खड़ाए हुए हैं, आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, यूएस में वॉल्यूम्स कम होने वाले हैं। मंडे को लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स भी बंद हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन हल्की करना चाहें या रिस्क मैनेजमेंट के साथ करके हुए जाएं, ये आपके लिए राय आ रही है। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की इस साल की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। हल्का हल्का प्रेशर आपको और बाजार में अभी आते हुए दिखा। आईटीसी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आपको ज़्यादा बनते हुए दिखा। आइशर मोटर्स जो टॉप गेनर था कल, आज अमंग्स टॉप लूजर्स भी आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार आईटीसी पर मुदुद जी से राय ली जाए। मुदुद जी, 330 का लेवल आ गया है, सपोर्ट पर ही दिख रहा है, यहाँ से और थोड़ी वीकनेस दिखा सकता है। वैसे तो आईटीसी इस साल के लिए अच्छा परफॉर्म रहा है, 50% की मूव, और आपने काफ़ी अर्ली ये मूव पकड़ ली थी। अब आईटीसी पर अपनी राय दें सर। दीप, आईटीसी के चार्ट बहुत अच्छे हैं। 324 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हर डिप में खरीदिए 324 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से अभी तेजी दिखाएगा। पहला हर्डल बनेगा 344 का। 344 निकलता है, उसके बाद 360 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इन लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 324 का। और एक मेरे लिए बिल्कुल बजाइए प्लीज जी के लिए मुनाफे वाले मुद्दे। जी सर बताएं। जी, BTST करके जाना है, और दिग्गज स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक को यहाँ पे खरीदना है। 1630 स्पॉट के लेवल है।
यहाँ पर खरीदेंगे 1650 और 1660 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1610 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, हाई से आज के सेशन में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर लो बनाने के बाद इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। लास्ट के 15 मिनट के आप चार्ट्स को देखिए, अच्छी बाइंग स्टॉक में होती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से आज के सेशन में लो लगाने के बाद बाइंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है मार्केट्स में भी यहाँ से तेजी बनेगी। मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी भी अपसाइड मूव दिखाएगा, इसलिए एचडीएफसी बैंक को यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1660 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस आएगा 1610 का। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक। बाय कॉल आ रहा है इस बीच, जब हमने देखा है बाजार में थोड़ी वीकनेस आई है, बट हाँ निचले सरों से बैंक निफ्टी अभी 150 पॉइंट रिकवर भी हुआ है। अच्छी रिकवरी आई है। इसका मतलब क्लियर है कि बैंक निफ्टी आपको 43,000 के नीचे बंद होने को तैयार नहीं है। अगर 43,000 के नीचे ऊपर बंद होते हैं तो ये अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। आज फिर से आप लगातार दूसरे दिन 43,000 के ऊपर बंद होंगे तो बुरा नहीं है, मतलब बुरा नहीं है। 43,000 के नीचे होने पर थोड़ा सा, और 18,100 के ऊपर निफ्टी भी बंद होने को तैयार हो रहा है, और ऊपर से अगर एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज अगर सपोर्ट दे रहे हैं तो फिर ठीक है मामला। ओके, तो थोड़ा निचले सरों से सपोर्ट आपको आते हुए दिखा है एचडीएफसी बैंक में भी। बजाज फिनसर्व बाय द वे आज का स्टार परफॉर्मर है। सुबह ही हमें दिख रहा था चार्ट पर एक मूव आ रही थी, टॉप गेनर आज के लिए आपके लिए होते हुए गया है बजाज फाइनेंस। एक और इस साल का बढ़िया परफॉर्मर रहा है कोल इंडिया। आज भी देखें 1.5% ऊपर बंद हो रहा है 225 के लेवल पर एग्जैक्टली। इस पर भी रखिएगा नजर, मोदी जी की ये भी कॉल आई थी। तो आईटीसी और कोल इंडिया दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एमएनएम ये भी इस साल के एक टॉप परफॉर्मर्स में से एक रहा है, अच्छी गेन्स के साथ क्लोज हो रहा है, करीब 50-55% की गेन इस साल एमएनएम में भी आपने देखी है। कुणाल जी एक बार एमएनएम के चार्ट पर भी डाल दें। आज थोड़ा सुस्त है बट ये साल अच्छे रिटर्न्स देकर गया है सर। देखिए बहुत ज़बरदस्त इसमें अपमूव देखने को मिला हाल में दीपांशु, और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट स्टॉक के लिए अब इमर्ज हुआ है 1220 रुपए के आसपास। 1245 का भाव है, तो मेरी राय में एक सीमित दायरे का कारोबार कुछ समय और चल सकता है। 1220 के नीचे स्टॉक कमजोर हो जाएगा, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि स्टॉक में वापस से तेजी बनेगी और एक बार 1295 1350 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो उछाल की पूरी संभावना है। 1220 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की राय। ओके, तो यह है आपके लिए एमएनएम जिस पर आपको रखनी है नजर। देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन आपको बन सकता है। ये साल तो बढ़िया रहा है, अब अगले साल पर ही हमारी नज़र बनी हुई है एमएनएम के लिए भी। साल अच्छा रहा है कई सारे बैंक्स के लिए भी, कई सारे कंजम्पशन कंपनीज के लिए भी, और हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी दिखी थी। अब ऑफ कोर्स आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। बाय द वे आईटी बिल्कुल भरोसा नहीं है बाजार का। समीर अरोड़ा साहब भी अभी रिसेंटली कह ही रहे थे कि उन आईटी की वेटेज 0 है, और रीसेंट रैली से वापस स्टॉक फिसल गए। 1750 तक गया था इन्फी, अब वापस 1500 आज की लिस्टिंग भी देखिए एक बार, बड़ा हाल बुरा है, काफी ज्यादा। एलिन 7% नीचे, बड़ी तेज गिरावट होती है। बिल्कुल, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपको कितनी बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है। अच्छा एक्शन इस हफ्ते बाजार में दिखा था। पहले 3 दिन हमारे बाजार के लिए अच्छे रहे थे, उसके बाद पिछले 2 दिनों से थोड़ा आप उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं। कल एंड में अच्छी रिकवरी थी, आज वैसा नहीं हुआ। इनफैक्ट एंड में आज थोड़ा बाजार फिसलते ही दिखे हैं। तो साल का आखिरी सेशन निफ्टी लगभग 2% की ओवरऑल बेसिस पर गेन दे रहा है, बट साल के आखिरी सेशन में आप एकदम सपाट बंद हो रहे हैं हल्की फुल्की गिरावट के साथ ही। टॉप गेनर बजाज फिनसर्व आज का, टाइटन, कोल इंडिया, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प और कोटक बैंक। उसके सामने एसबीआई लाइफ टॉप लूजर था आज के लिए, 2% नीचे बंद हो रहा है। वीकनेस आपने आती हुई दिखी है आइशर मोटर्स में, ग्रासिम में आपने कमजोरी बनती हुई देखी है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, एलएनटी, एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल्स, ब्रिटानिया, एचसीएल टेक, इन्फी और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी आपने कमजोरी देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, एसबीआई लाइफ तो टॉप लूजर वायदा कारोबार में भी था। एबट में कमजोरी थी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पिडलाइट, गोदरेज कंज्यूमर, इप्का लैब्स, कमिंस, मैरिको, टोरेंट पावर। इसके साथ ही आपने वीकनेस बनती हुई देखी पेज इंडस्ट्रीज में, एलटीआई माइंट्री, जेके सीमेंट, टोरेंट फार्मा और टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर गिरावट रही। टीवीएस मोटर्स अदरवाइज इस साल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर गया है। श्रीराम फाइनेंस 4.5% ऊपर, मन्नापुरम 4% की तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट, कैनरा, आईडीएफसी लिमिटेड। मिड कैप फाइनेंशियल्स आज जबरदस्त मूड में थे। डेल्टा कॉप, अनिल जी की 2000 की कॉल सुबह की, 2.5% ऊपर ये बंद हो रहा है। फेडरल बैंक अच्छे रेडार पर, सेल, पीएनबी, आईओसी, गुजरात गैस, ये दोनों ऑयल एंड गैस काउंटर्स अच्छे थे।
चंबल फर्टिलाइजर, आरबीएल बैंक, एल&टी फाइनेंस, ओबरॉय रियल्टी, आईजीएल, यहाँ पर मूव आपको दिखी है। जैसा अनिल जी कह रहे थे, आज का आईपीओ डेब्यू एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स ये 7.5% नीचे है। कल का आईपीओ डेब्यू केफिन टेक आज 5% नीचे है। तो दोनों की ही सुस्त लिस्टिंग और उसके बाद गिरावट वाला ट्रेंड इन काउंटर्स में आपने आते हुए दिखा। बट कैश मार्केट के भी कई सारे स्टॉक्स आज आपको एक्टिव बनते हुए दिख रहे थे। बड़ी मूव आई है हाइकिल में 11% ऊपर, न्यू इंडिया एश्योरेंस 10% की तेजी, गुजरात पीपल 8%, जनरल इंश्योरेंस 8%, पीएनबी हाउसिंग 5%, लॉयड मेटल्स में 5% की तेजी, ईआईएच जिसकी अभी बात चल रही थी अच्छी तेजी ये भी दिखा रहा था। सारेगामा, सुमिटोमो, गुजरात एल्कलीज और कैश में पहले दिन अमर राजा, इसकी भी अच्छी मूव रही। 18,200 नहीं अनिल जी, 18,100 होल्ड किया है, करीब 75 अंक नीचे निफ्टी, 43,000 होल्ड किया बैंक निफ्टी, करीब 225 अंकों की गिरावट के साथ। तो ये है आपके लिए आज का बाजार का पूरा एक्शन, उतार चढ़ाव भरा, फाइनली लाल निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे आज शाम के आयोजन पर बता दें आपको 2022 में कुछ कमोडिटीज ने शानदार रिटर्न दिया तो कुछ ने किया निराश। सोने चांदी में जहां करीब 15% की कमाई हुई तो कॉपर जिंक ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हैं। अब नए साल में कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज होगी जो आपके पोर्टफोलियो को चमकाएगी, इसी पर हमारी खास पेशकश देखिए 2023 के सितारे शाम 4:30 बजे जी बिजनेस की न्यू ईयर आपके लिए प्रोग्रामिंग। नए साल पर हर कोई नए संकल्प यानी कि नए रेजोल्यूशन लेने की प्लानिंग करता है। आज शाम हम आपकी मदद करेंगे नए साल पर एक हेल्दी रेजोल्यूशन की प्लानिंग के लिए। वेल्थ को लेकर तो आपकी प्लानिंग हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज हेल्थ की प्लानिंग भी होगी। हैप्पी न्यू ईयर की जगह देखिए हेल्दी न्यू ईयर। शाम 5:56 पर सेहत के संकल्प प्लान करने के लिए हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया सीनियर फिजिशियन है, रितु मल्होत्रा जी होंगी जो जानी मानी योगा एक्सपर्ट है, और शिखा अग्रवाल शर्मा जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन तीनों से करेंगे हम बात, मुलाकात हेल्दी न्यू ईयर। इसके अलावा साल 2022 में निवेश के लिहाज से ये साल काफ़ी अच्छा हुआ। रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुले, लोगों ने जमकर एसआईपी किए। अब हम आपको बताएंगे कि 2023 में आपका निवेश प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छे फंड्स ढूंढ रहे हैं जहां आप पैसा लगाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे मुनाफे के 10 फंड। शाम 6:26 पर देखिएगा स्मार्ट निवेश प्लान 2023 के लिए। हमारा साथ देंगे ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठवाल साहब और आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज साहब। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। अब आइए रात 8 बजे की हमारी कवर स्टोरीज। आज सुबह टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया। गनीमत की बात यही रही कि उनकी जान बच गई। सड़कों पर खास तौर से सर्दियों में विजिबिलिटी और दूसरी दिक्कतें खतरे बढ़ाती है। नया साल आ रहा है, इसलिए आज हम इंडिया 360 डिग्री में आपको सेफ ड्राइविंग की पाठशाला दिखाएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे जो बताएंगे कि आपको कैसे सेफ ड्राइविंग करनी है और हादसा होने की सूरत में किस तरह से जान माल की रक्षा करनी है। हर एक डिटेल हम आपको विस्तार से बताएंगे। सेफ ड्राइव की पाठशाला रात 8 बजे, ये हमारी आज की कवर स्टोरी है। और पाठशाला से बात निकली तो मैं आपको वीकेंड पर पाठशाला का रिवीजन भी होगा और वो है 2022 की पाठशाला जो मैंने और दीप ने आपके सामने रखी थी। अगर आपने मिस की या रिवीजन करना चाहते हो, शनिवार सुबह 10 बजे 9:56 पर और शनिवार रात 9:30 बजे 9:56 पर, ये शनिवार को 2 बार आप देख पाएंगे, सुबह 10 बजे और रात 9:30 बजे। इसके अलावा रविवार को अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई सुबह न्यू ईयर की पार्टी वार्टी करके फिर आराम से उठे, दोपहर में अब क्या करें, तो 3 बजे दोपहर में भी आपके लिए पाठशाला होगी और रात को 9 बजे भी प्राइम टाइम पर आप देख पाएंगे। समीर अरोड़ा साहब का एक बहुत ही बेहतरीन, दिलचस्प और ज्ञानवर्धक इंटरव्यू जो था मार्केट आउटलुक 2023 का, शनिवार को 4:30 बजे शाम को आपको देखने को मिलेगा। रविवार को सुबह 11:30 बजे और शाम को 5 बजे, ये 2 और समय हैं जहां पर आप समीर अरोड़ा साहब को देख और सुन पाएंगे, जिन्होंने कहा है कि इस बार जो बदले की भावना से खर्चा करने का काम होगा वो चाइनीज लोगों की तरफ होगा। चाइना 3 साल से दबा कुचला, अगर ओपन अप हुआ तो चीनी लोग दुनिया भर में बाहर निकलकर घूमेंगे फिरेंगे, खर्चा करेंगे। लेट्स सी, उनकी इकोनॉमी तो ढीली डाली, लेकिन दुनिया भर की इकोनॉमी को चाइना बढ़ाता है या नहीं। ठीक है, आइए विदा लेने का वक्त है और आप सभी लोगों को एक बार पहले विदा लें, उससे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कौन पार्टी करने के लिए जा रहा है भाई? सुमित जी तो ऑलरेडी जा सुमित जी तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हाँ, शो में भी तन से हैं, मन से तो ऑलरेडी वो कहीं और ही विचरण कर रहे हैं, है ना? सुमित जी सही है ना? अच्छा, मोदी जी जा रहे हैं पार्टी करने? मैं एक्चुअली पहाड़ों पे बैठा हूँ। पहाड़ों पे? ओके, अच्छा, बंसल जी जा रहे हैं, ओके।
बाकी सब लोग होम पार्टी, अच्छा मोदी जी भी जा रहे हैं, वाह, ओके चलिए, तो सब लोग पार्टी। बंसल जी कोई विशेष प्लान? मैं तो अपने बेसिकली हमने अनिल जी क्राइटेरिया रखा है, कोई स्टॉक मार्केट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और जो अनिल जी 5वीं से पहले वाले दोस्त हैं अनिल जी, उनके साथ अनडिस्क्लोज लोकेशन पर अनिल जी विद फ्रेंड्स अनिल जी, बस अभी ये शो के बाद चेंज करके कूच कर जाऊंगा अनिल जी। मतलब जो संडे को आएंगे अनिल जी लंच के टाइम पर वापस। जो दोस्त 5वीं क्लास से पहले के आपके साथ में, वो बचपन के अनिल जी चड्डी बड्डी फ्रेंड जो है ना, एकदम बचपन वाले दोस्त अनिल जी, उनके साथ। वेरी नाइस, गुड आइडिया, अच्छा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है बंसल जी, आई मस्ट अप्रिशिएट। और अगर कोई भी अगर आपसे टिप भी पूछे तो देना मत, मना कर देना, बोला देखते रहिए इसी बिजनेस। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे साल भर हमारा साथ देने के लिए, और नए साल के लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और इसी तरह से आपका, हमारा और हमारे दर्शकों का साथ बना रहे। हमारे सारे दर्शकों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जमकर आनंद उठाएं, ऐसा मौका कम आता है कि न्यू ईयर आपको वीकेंड पर सेलिब्रेट करने का मौका मिले, लेकिन सावधानियां जरूर रखें, चाहे वो कोविड से आने वाले खतरे की हो या फिर और कोई भी दूसरी तरह की। जब आप पार्टी करें तो बिल्कुल खुद जमकर एंजॉय करें, दूसरों को परेशान न करें, और मस्ती से नया साल मनाएं, और मुस्कुराते हुए सोमवार सुबह फिर से हमसे मुलाकात करें। तो मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।